जब तक इस्लामिक क्रांति नहीं हुई तब तक तो पश्चिम के साथ ईरान के रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। अगर पश्चिम को शोषण का रुपया मिलता है तो रिश्ते तो अच्छे होंगे ही, पर यह पूरा का पूरा जो खेल था वो पूंजीवादी खेल था। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान दरअसल ज्ञान विज्ञान का केंद्र आज से नहीं पुराने जमाने से रहा है। तब जाहिर है कि सबसे पहले आंदोलन भी वहीं होना था। जो अयतुल्लाह खुमैनी साहब है उनके खिलाफ भी अगर आंदोलन कहीं हो रहा है तो वो ईरान में ही हो रहा है। पर इसको यह भूल ना करें कि ये जो ईरानी लोग हैं वो अमेरिका के समर्थन में आ रहे हैं। अभी लग रहा है आपको कि जंग होने जा रही है? तो ऐसे में दुनिया का अगर सबसे कोई भयानक कोई ताकतवर देश है तो वो अमेरिका है, और ऐसे में अमेरिका जरूर चाहेगा कि वह पूरी दुनिया पे कब्जा करे। तो वह इस पे कब्जा तो करना चाहेगा। ये पूरे अकेले ट्रंप का खेल नहीं है, इसके पीछे लगे हुए लोगों का खेल है। फिर अचानक से ऐसा क्या कारण होता है कि ईरान से अमेरिका को शिकायत होने लगती है? जब ईरान के अंदर परमाणु की चाहत विकसित हुई, उसे लगा कि हमें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होना चाहिए। ये चाहत क्यों विकसित हुई उसके अंदर? सीधा सा कारण है असुरक्षा। तो ईरान को पता था कि अगला जो नंबर है वो उसी का है, कि इस जंग को मुलतवी किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसे में यह जंग तो होके रहेगी। 80 में ही इराक और ईरान जंग में आ गए थे। जब इराक को लूटा गया, सबसे पहले तो इराक पे बम्बार्डमेंट हुआ, पूरा ही तहस नहस कर दिया गया। उसको लूटा जा रहा है, आज भी लूटा जा रहा है। तो अमेरिका में ऐसा क्या ग्लू था कि वो चिपका ही रहा? साफ जाहिर है कि खासकर अमेरिका है, उसका एक ही मकसद है, वो पूरी दुनिया को लूटना। ट्रंप अगर सत्ता में नहीं आते, उस चुनाव में अगर कमला हैरिस जीत जाती, डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में रहती अमेरिका की, तो आज ऐसे हालत नहीं बनते। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये दोनों देश एक ही खेमे में चले जाए। एक देश के रूप में आप इजराइल का भविष्य कैसे देख पा रहे हैं? इजराइल जब तक है वहाँ पे, तब तक फिलिस्तीनियों और उनके बीच में लड़ाई होती रहेगी। बेन्यामिन नेतन्याहू है, वो उन्हीं कट्टरपंथी लोगों में से एक हैं। रूस को काउंटर करने के लिए, जो पुराना सोवियत संघ था, उसको काउंटर करने के लिए चीन को बढ़ावा दिया अमेरिका ने, और दोनों को कभी यूनाइट नहीं होने दिया। वो जानबूझकर कई सारे देशों में जंग के हालात बनाते हैं या उनको लड़वा देते हैं ताकि उनके हथियारों की बिक्री जारी रहे। जापान में अगर असुरक्षा होती है, कोरिया में अगर असुरक्षा होती है, तो हथियार तो उनके बिकेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी की असली कहानी क्या है? दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत कब हुई और इस विवाद की जड़ कैसे इजराइल से जाकर जुड़ती है? इसके साथ ही वर्तमान समय में ईरान में जैसे हालात हैं, क्या वहां के सर्वोच्च नेता की सत्ता जाने वाली है, उस पर कोई खतरा आ गया है? इन सभी सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद सिंह तेजावत जी, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके साथ ही वन इंडिया के दर्शक इन्हें तर्कश में लगातार देखते आ रहे हैं, जो खूब अध्ययन करते हैं, अध्यापन भी खूब करते हैं। तेजावत साहब, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुरू करते हैं जब 1950 के दशक में ईरान ने अपने तेल का राष्ट्रीयकरण किया और उसके बाद CIA ने वहां तख्ता पलट कर दिया था। आप जरा वो उस दौर के बारे में कुछ बताइए कि कैसे वहां के प्रधानमंत्री को हटाया गया और शाह को फिर से लाया गया। बिल्कुल, ये वाकई जो अमेरिका था, जो पहले जब तक वहाँ ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले वहाँ के जितने भी जो शाह लोग थे, शाह मतलब एक तरह से सामंत। अगर हम पूरा भारत का मध्यकाल का भी इतिहास देखें तो मुगलों के जिन लोगों से रिश्ते हुआ करते थे वो शाह थे। तो ये ठेठ आधुनिक युग आने के बाद भी वह चलता रहता था, और जो खासतर साम्राज्यवादी देश हैं उनके लिए ऐसे जो शाह जैसे लोग हैं वो मुफीद पड़ते हैं। फिर बाद में ईरान में 79 में इस्लामिक क्रांति हुई, और उस इस्लामिक क्रांति के कारण एक तरह से जो जनता को जो पसंद थी इस्लामिक स्टाइल की, तो वैसे शासन की शुरुआत हुई, और इन लोगों ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया, जो औने पौने दाम में जो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड उनसे तेल खरीदता था और अपने विकास के पहियों को आगे बढ़ाता था, वह उस पर लगाम लगी, और अब वो तेल के बदले में ठीक ठाक कीमत लेने लगे। और ये कि ये जो पूरा है, पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया है, उसमें इस तरीके की शुरुआत हुई।
तो ये वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर थी और अब वहाँ अमीरी आने की शुरुआत होती है। वैभव साहब, जैसा हम तेजाब साहब सुनते हैं कि 50 के दशक से जब वहां पर ईरान की अमेरिका की कठपुतली सरकार एक तरीके से आ गई थी जो उनके कहे अनुसार ही सब कुछ करती थी, उसके बाद 1979 तक जब तक इस्लामिक क्रांति नहीं हुई तब तक तो पश्चिम के साथ ईरान के रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। हाँ, अगर पश्चिम को शोषण का रुपया मिलता है तो रिश्ते तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे जो अंग्रेज थे, जो हमारे शासक हुआ करते थे, तो भारत के राजाओं से उनके रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। अंग्रेजों के जाने के बाद तो बहुत सारे राजा दुखी हो गए थे, तो अच्छे तो रिश्ते होंगे ही। अगर जनता का शोषण करके सारा का सारा अगर रुपया है वो पश्चिमी देशों में चला जाता है तो इसमें बुराई क्या थी, खासकर पश्चिम के नज़रिए से देखें। पर वहाँ पे भी पश्चिम में दो तरह की चीज़ें थी। पश्चिम में ऐसे अमीर लोगों के खिलाफ क्रांतियाँ हुई, उनके खिलाफ बहुत सारे जो मार्क्सवादी विचार, अगर कार्ल मार्क्स को ही देखें तो वो तो जर्मनी का था, और इसी तरीके के बहुत सारे श्रमिक संघवादी थे या समाजवादी लोग थे, वो पूरे के पूरे यूरोप में फैले हुए थे। अब क्या किया कि ये जो जितने भी जो अमीर लोग थे, तो उन्होंने ये समझा, जिसको हम पूंजीपति लोग कह सकते हैं, तो उन्होंने ये समझा कि अगर इन यूरोप के गरीबों को अगर हमने पैसा नहीं दिया तो ये हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बाकी देशों से लूट कर एक जो लूट का हिस्सा होता है वो वहाँ के लोगों को दे दिया, जिससे उनका जीवन चलने लग गया और वहाँ पे थोड़ी अमीरी आ गई। तो अब सब कुछ ठीक था, अब वहाँ आंतरिक कलह भी खत्म हो गया था, बाकी दुनिया का शोषण करते थे और अपने ही देश में उसका फैलाव कर देते थे। पर यह पूरा का पूरा जो खेल था वो पूंजीवादी खेल था, और उसमें भी जो बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने थे, इन्होंने पूरी ही दुनिया का शोषण किया है। और अभी तक जो व्यवस्था चल रही है वो वैसी ही चल रही है, क्योंकि जी बिल्कुल तेजाब साहब, इसमें मैं इजराइल को भी लाना चाहूँगा। 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान सब कुछ चलाते थे, वहाँ की सत्ता पर कंट्रोल था, उनका नियंत्रण था, तब ईरान और इजराइल के रिश्ते कैसे थे? तब बिल्कुल बेहतर ही थे, लगभग मतलब जिस तरीके से ईरान चाह रहा था वैसा ठीक ही था। यहाँ तक कि फिलिस्तीन के अंदर से भी जो इस तरह जो हमास जिस तरीके से जो उसने उग्र रूप ले लिया है, और आगे उम्मीद है कि आगे आने वाले दशकों में वहाँ आंदोलन और ज़्यादा हिंसक और उग्र होगा। तो वो नहीं था, शुरुआत में तो फिलिस्तीनी लोग जहाँ जिनके घरों पे, जिनकी ज़मीन पे जिन यहूदियों ने कब्जा कर लिया था, वो भी उनके खिलाफ इतने हिंसक नहीं थे। अगर यासर अराफात साहब को उस समय आतंकवादी कहा जाता था, पर वो उस तरीके से हमास की तरह उन्होंने किलिंग्स या किडनैपिंग्स तो उन्होंने भी नहीं की थी। जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भी उनसे मिला करते थे। इंदिरा जी और यासर अराफात की भी बहुत सारी जो प्रसिद्ध तस्वीरें हैं वो हम देखते हैं आपस में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, पर हिंसक तब होने लगा जब धीरे धीरे वहाँ पे ये जितने भी जो सेटलर्स हैं, यहूदी सेटलर्स, उन्होंने उनको फिलिस्तीनियों को अपनी ही ज़मीन से बेघर करना शुरू किया। अगर आप ही देखिए, आपके घर में अगर कोई आ जाता है, जब तक घर में जगह है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर एक ही कमरे में जब पूरे ही परिवार को धकेला जाएगा तो फिर वो जो एक परिवार वाले वो है वो कहेंगे कि हम तो पहले से ही यहाँ थे, तो हमें एक ही कमरे में। तो जब जब उन्हें असुविधा होने लगी तब वहाँ पे विरोध की आवाज़ होने लगी। तो फिलिस्तीन का भी हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। बिल्कुल तेजाब साहब, अब हम 50 और 60 के दशक से आगे बढ़कर 70 के दशक में आते हैं। दिसंबर का महीना होता है 1978, तभी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। उस वक्त जो धार्मिक नेता थे रूहानी खुमैनी, वो तो ईरान में थे नहीं, वो तो दूसरे देश में थे, लेकिन लोग सड़क पर उतर आए थे और शाह को हटाने की मांग कर रहे थे। उस आंदोलन के बारे में जरा बताइए, उसकी शुरुआत कैसे हुई और बाद में कैसे वो एक क्रांति के रूप में तब्दील हो गया? देखिए, ईरान के बारे में एक खास बात है। आप देखेंगे कि जो ईरान की आबादी है वो शिया आबादी है। जो शिया लोग हैं वो एक तरीके से तर्कों के मामले में या इस्लामिक जो शिक्षाएं हैं उसके मामले में इतने कट्टर नहीं होते हैं। और वैसे ही हम हेमेटिक और सेमेटिक रिलीजन्स की बात करते हैं, तो जितने भी हेमेटिक रिलीजन्स होते हैं वहाँ पे बातचीत की और वाद विवाद का या तर्क वितर्क का स्कोप ज़्यादा रहता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान दरअसल ज्ञान विज्ञान का केंद्र आज से नहीं पुराने ज़माने से रहा है। और ऐसे हालत में ठीक वैसा ही है जैसा कि हम यूरोप के बारे में कहते हैं कि फ्रांस में वहाँ से सारे आंदोलन की शुरुआत होती है, प्रजातंत्र से लेकर विश्व बंधुत्व या जितने भी जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं
इनकी शुरुआत भी लगभग फ्रांस से हुई। उत्तर आधुनिकता का जो विचार है वह तक फ्रांस के लोगों का आया। वहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट हुआ 1968 का। तो जैसे यूरोप में फ्रांस की जो स्थिति है वह की वह स्थिति पश्चिम एशिया में ईरान की है। तो नए ज्ञान विज्ञान का विस्तार जो है वहाँ होता है, और जो ईरानी समाज हैं वो बाकी पश्चिम एशिया के बाकी मुल्कों से काफ़ी आगे हैं। और तब जाहिर है कि सबसे पहले आंदोलन भी वहीं होना था, और ऐसे सामंतवादी जो पूरा का पूरा जो ढांचा था उसके खिलाफ भी सबसे पहले वहीं स्वर आए, और इसीलिए सबसे पहले आंदोलन भी वहीं हुए। अभी जो अयतुल्ला खुमैनी साहब है उनके खिलाफ भी अगर आंदोलन कहीं हो रहा है तो वो ईरान में ही हो रहा है। पर इसको यह भूल ना करें कि ये जो ईरानी लोग हैं वो अमेरिका के समर्थन में आ रहे हैं। ये ईरानी लोग हैं वो इस्लामिक स्टाइल का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो अर्ध प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसके खिलाफ जाकर वो और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था के लिए मांग कर रहे हैं। तो इस विद्रोह को हमें ऐसे ही देखना चाहिए। वैभव साहब, 80 के दशक में उस वक्त जो सर्वोच्च नेता आए थे, एक सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुई थी, उन्होंने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं की? देखिए ये कुछ चीज़ें होती गई, मतलब स्वतः ही होती गई, क्योंकि आप जब किसी खास ढांचे पे या खास तरीके के विचारों को वहन करके चलते हैं तो आपके अपने दुश्मन भी बनते चले जाते हैं और दोस्त भी बने जाते हैं। मतलब आपके समान विचारों वाले लोग आपके आसपास आने लगते हैं और आपके विपरीत सोचने वाले आपके दुश्मन बनते जाते हैं। तो ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। अब क्या हो रहा है कि नहीं तो देखिए कि ईरान की न तो इजराइल से सीमाएं मिलती है, ना अमेरिका से सीमाएं मिलती है। दोनों आपस में तमाम देश हैं पश्चिम एशिया में जिनको अमेरिका से कोई इतना शिकायत नहीं है। फिर अचानक से ऐसा क्या कारण होता है कि ईरान से अमेरिका को शिकायत होने लगती है, या अमेरिका से ईरान को शिकायत होने लगती है? इजराइल और जो ईरान है वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। वेस्ट एशिया में और भी तो मुल्क हैं, उनकी दुश्मनियां ईरान जितनी तेज क्यों नहीं हुई? तो इसका एक कारण है। इसका कारण ये कि जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि यह जो ढांचा था जो ईरान में बना और जो बाकी देशों के मुकाबले में अपेक्षाकृत प्रगतिशील किस्म की व्यवस्था थी, जो कि जनता के समर्थन या उनके मर्जी पे बहुत कुछ, या उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल था। और वहाँ की जनता जो मुस्लिम जो शिया आबादी थी वो एक तरीके की इस्लामिक नीतियों पे, जैसा कि इस देश का निर्माण हुआ, जैसा कि हमने चर्चा की कि इस्लामिक तरीके का वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, तो उस तरीके की चीज़ें जो करने लगे, जो नैतिकता या जो मध्यकालीन नैतिकता पे आधारित जो व्यवस्था की जो उन्होंने शुरुआत की, जिसमें बहुत सारी नैतिकता थी, व्यक्तिगत नैतिकताएं भी थी, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, पुरुषों को कैसे रहना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, नैतिकता कैसी, तो मध्यकाल ढांचे की थी। तो जहाँ जो पश्चिम है वो पूरी तरीके से मॉडर्नाइज हो चुका है, आधुनिक हो चुका है, और ये मध्यकाल नीतियों पे चलने वाले, तो दोनों में क्लैश होना जाहिर था। फिर ईरान को पूरे के पूरे जो इस्लामिक दुनिया है उसका नेतृत्व करने का था, कि वो चाहता था कि पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड पे वह राज करे, और सऊदी अरेबिया इन दोनों के बीच में संघर्ष था नेतृत्व को लेकर। धीरे धीरे ईरान ने अपनी उन सब चीज़ों को विस्तार करने के लिए अपने प्रॉक्सीज तैयार किए, और आज भी हम ईरान के प्रॉक्सीज को लेकर उसी पर अब हम आने वाले हैं तेजावत साहब। 80 में ही इराक और ईरान जंग में आ गए थे। उसके बाद फिर 80 से 90 के दशक के बीच में बहुत कुछ हुआ है। इन 10 सालों में 8 साल तो दोनों देशों का युद्ध हुआ। उस दौरान 1982 के आसपास हिजबुल्लाह की स्थापना हुई लेबनान में। इसके अलावा फिर 1987 में हमास की भी स्थापना हुई, और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इनको ईरान का पीछे से समर्थन रहा है। तो इस दशक को आप कैसे देखते हैं 80 और 90 के बीच में? ये पूरा का पूरा जो दशक है वो एक तरीके से जो ये विचारधारा है वो पूरा खलबली का दौर था, क्योंकि हमें पता है कि जो साम्यवाद था वो उसका पतन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो हमें लग रहा था कि अब दुनिया में एक अलग तरीके की, और हम उस पुस्तक का भी पता है जहां हमने ये सोचा था कि अब जो सिविलाइजेशंस हैं उनके बीच में क्लैशेस होंगे, संस्कृतियों की लड़ाई है, अब ये विचारधारा की लड़ाई नहीं रही। तो ऐसा होने लगा, पर ऐसे में इन सब चीज़ों का तेज़ी से विस्तार होता है, दुनिया भी बदलने लगती है। पर यह सब देखिए जिनका आपने जिक्र किया,
हिजबुल्लाह को वहाँ की जनता का समर्थन है, हमास को भी जनता का समर्थन है। तो ये जितनी भी जो इस्लामिक स्टाइल की जो विचारधाराएं आ रही है, वो एक खास तरीके की एक बेहतर व्यवस्था की तलाश में जो जनता की आकांक्षा है वह है। पर यह व्यवस्था आखिर में बेहतर हो या ना हो, इसको लेकर संशय हो सकता है। पर हाँ, यह है कि जो दुनिया है और ख़ासकर जिस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी असंतोष था और वो लोग ज़्यादा बेहतर समाज चाह रहे थे। एक बात और है कि जैसे जैसे समाज में पैसे ज़्यादा आने लगते हैं, तो वह अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करता है। जब तक आपको खाने को नहीं मिलेगा, आप खाने के लिए कोशिश करेंगे। जब खाने को मिल जाएगा, आपको पढ़ने को मिल जाएगा, तो फिर आपकी जो अगला संघर्ष होता है, वह आज़ादी को लेकर होता है। तो ये एक डेवलपमेंट का, ये विकास का या व्यवस्था में परिवर्तन का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ईरान या ईरान के जो जितने भी जो प्रॉक्सीज़ हैं, जिनको कि वहाँ का लोकल जन समर्थन भी प्राप्त है, तो हम उनके डेवलपमेंट को इसी तरीके से देखना चाहिए। और ईरान को, जैसे मैंने कहा कि वह अपनी विचारधारा और अपने चीज़ों को कम से कम इस पूरे ही पश्चिम एशियाई की दुनिया में वह फैलाना चाह रहा था, तो ईरान को उनको सपोर्ट करना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो वो उसी को एक पायदान की आगे वो हैं। तो एक तरीके से ये जो संस्कृतियों की लड़ाई है, मूल्यों की लड़ाई है, यही बड़ा रूप ले लेता है और उसमें जो निजी स्वार्थ है वो काम करने लगता है। बिल्कुल तजावत साहब, अब 2000 के दशक में आते हैं, जब ईरान के अंदर परमाणु की चाहत विकसित हुई। उसे लगा कि हमें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होना चाहिए। ये चाहत क्यों विकसित हुई उसके अंदर, आपको क्या लगता है? सीधा सा कारण है असुरक्षा। बंदूक वही रखता है या रिवॉल्वर या चाकू वही रखता है जिसको इस चीज़ का डर हो कि कोई मेरी जान ले सकता है। और परमाणु बम भी वही देश रखते हैं जिनको असुरक्षा होती है। तो अमेरिका से उनको खतरा लगने लगा, क्योंकि 90 के दशक में जब इराक को लूटा गया, सबसे पहले तो इराक पे बम्बार्डमेंट हुआ, पूरा ही तहस नहस कर दिया गया। फिर वहाँ की तेल कंपनियों पे कब्जा किया गया और इराक को बुरी तरह से सदियों, मतलब दशकों पीछे ढकेल कर इराक को उसको लूटा जा रहा है, आज भी लूटा जा रहा है। तो ईरान को पता था कि अगला जो नंबर है वो उसी का है। और वैसे स्वर भी शुरू हो गए थे, खासकर अगर ये रिपब्लिकन्स अगर कंटिन्यू रहते और डेमोक्रेट्स नहीं आते, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब के बाद में अगला जो निशाना होता वह तो ईरान ही होता। पर अभी दुनिया इतनी एक ध्रुवीय नहीं हुई थी, रूस का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं था और नई दुनिया किस तरीके की है यह अमेरिका को स्पष्ट नहीं था। पर आज जब ताकतों में बहुत ज़्यादा फर्क है, जब रूस को एक यूक्रेन से लड़ाई में उलझा दिया गया है, चीन जो है उसको अपने जो सोने के सिक्के हैं वो दिख रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका से मिल सकते हैं, उसका सारा का सारा जो सामान है वो अमेरिका में खपत लेता है। तो दोनों के हित अंतर्निर्भर हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान को पता था कि उसकी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो परमाणु बम ही है। और ऐसे में निश्चित तौर पे परमाणु बम की जो चाहत है वो विकसित हुई। बाकी आप तमाम उन देशों में देख लीजिए जहाँ बाहर का खतरा नहीं है, उनके पास परमाणु बम भी नहीं है। भारत में भी परमाणु बम इसलिए आया क्योंकि चीन का खतरा था। तो चीन के टेस्टिंग के बाद में भारत के लिए ये बेहद ज़रूरी हो गया था। पाकिस्तान के पास इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान को भी असुरक्षा है। तो जिन जिन देशों में भयानक असुरक्षा है वहाँ पे परमाणु है। रूस और अमेरिका के भी देखें तो उनमें भी परमाणु असुरक्षा थी, इसलिए दोनों ही देशों ने परमाणु बम बनाए। और यह बाकी देश, चाहे वो इजराइल हो या तमाम देश हो, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को चलाने में काफ़ी संसाधन व्यय होते हैं और निश्चित रूप से परमाणु बम वही चाहेगा। अगर हम महंगी रिवॉल्वर खरीदेंगे तो पैसा तो लाना पड़ेगा, पर अगर जान का खतरा है तो वह भी चाहिए। तो यही हालत है। बिल्कुल। अब हाल के कुछ सालों में आते हैं। 2023 के अक्टूबर महीने में इजराइल पर हमला किया जाता है हमास के द्वारा। उसके बाद 2025 में 12 दिनों की जंग होती है एक, जिसमें ईरान शामिल होता है। उसके बाद फिर अब जाकर ईरान में एक बड़ा आंदोलन होता है, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। सही आंकड़े क्या हैं वो तो सामने आ ही नहीं पाए हैं। हाल के 2-3 साल आप कैसे देख रहे हैं जो हुआ है, और इन 2-3 सालों को देखने के बाद क्या आप अभी लग रहा है आपको कि जंग होने जा रही है, एक फुल स्केल वॉर? अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें जो राय मुझसे मांगी जाती है, उसमें आमतौर पे मेरा ऐसा मानना है कि इस जंग को मुलतवी किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि नेचर है। क्योंकि अमेरिका का जो खासकर
जो उसके प्रकृति में ये निहित है कि उसको फैलना है, उसको अपने आप को बढ़ाना है, क्योंकि वह साम्राज्यवाद की मूल हकीकत है। तो ऐसे में यह जंग तो होके रहेगी, कब होती है यह एक अलग बात है। और अभी अमेरिका के लिए सबसे बेहतर समय अमेरिका के हिसाब से इसलिए है, कारण ये है कि दुनिया के जितने भी जो तमाम ताकतवर देश हैं वो इतने ताकतवर नहीं है कि अमेरिका की बराबरी करें। यहाँ तक कि दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर जिसे हम चीन को माने सामरिक और आर्थिक तौर पे, तब भी अमेरिका और उसकी ताकत में अभी आधे से भी ज़्यादा का फर्क है। मतलब चीन की ताकत अमेरिका की आधी भी नहीं है, और रूस के बारे में भी ठीक ऐसा ही है। तो बात यह है कि अगर अमेरिका और चीन दोनों भी मिल जाए तो वह अमेरिकन नौसेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, यह सच है। तो ऐसे में दुनिया का अगर सबसे कोई भयानक कोई ताकतवर देश है तो वह अमेरिका है, और ऐसे में अमेरिका जरूर चाहेगा कि वह पूरी दुनिया पे कब्जा करें और पूरी दुनिया के संसाधन हैं उनको लूट के वह अमेरिका में उसका उपयोग करें। तो अमेरिका तो बिल्कुल चाहेगा, और दोनों की जंग जायज़ है, क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है उसमें ही वो तत्व निहित है। उसको कितने दिन तक मुलतवी किया जाए ये अलग बात है, क्योंकि आप देखिए कि जितने भी जो इस्लामिक विचारधारा के पहले जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी अमेरिका पे हमला किया है, और तमाम चाहे वो ग्लास्को से लेके अमेरिका के जो तमाम वाशिंगटन से लेके तमाम जहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो जो हमले हैं न्यूयॉर्क से लेके तमाम जो अमेरिका के अंदर जिन्होंने जो किया है वो इस्लामिक जिहादियों ने किया है, और ये जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, और अमेरिका का जो पूरा जो चरित्र है वह भी इन पे कब्जा। आप देखेंगे कि अमेरिका हर जगह जितने भी जो मुस्लिम देश है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो चाहे वो इराक हो, उन पे अपना पंजा और अपना शिकंजा कसेगा। तो ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी। वैभव साहब। बिल्कुल। अक्टूबर 2023 में जो इजराइल पे हमला हुआ था उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, और एक देश के रूप में आप इजराइल का भविष्य कैसे देख पा रहे हैं अभी? देखिए, इजराइल ने तो अपने आप को काफ़ी मजबूत किया है, पर इजराइल जब तक है वहाँ पे तब तक फिलिस्तीनियों और उनके बीच में लड़ाई होती रहेगी। भारत जो चाहता है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का पक्षधर है कि जो जमीन है वो दोनों ही राष्ट्रों में, दोनों ही लोगों में अलग अलग बांट दी जाए। तो पहले तो फिलिस्तीन इसके लिए तैयार नहीं था, अब इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरी ताकत का खेल है, क्योंकि पहले जो ताकत या जो विश्व के देशों का जो समर्थन था वह फिलिस्तीनी लोगों के साथ था, पर धीरे धीरे जो पूरा इजराइल है उसने सारे ही फिलिस्तीनियों को बेदखल करके पूरे ही इजराइल पे पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों को वहाँ से हटा दिया है। तो अब जो पूरी तरीके से जो हर साल एक नई बस्ती बन जाती है, तो ऐसे में तो अब इजराइल अब नहीं चाहता है कि ऐसा, और इजराइल का अब जो नया है कि वो जिस प्रॉमिस लैंड की बात करते हैं नील नदी से लेकर फरात नदी तक, वहाँ तक वो पूरा पुराना जो यहूदी शासन था वो वापस उसको स्थापित करना चाहते हैं, जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग हैं। और अभी जो बेन्यामिन नेतन्याहू है वो उन्हीं कट्टरपंथी लोगों में से एक हैं, तो वो वैसा चाहते हैं। तो यह तो फिलिस्तीन और ये जो दोनों मसला है वो नहीं कभी हल होने वाला है जब तक कि ये लोग एक दूसरे की मदद करके अगर सहायता ना करें। अगर वहाँ के यहूदी अगर इन फिलिस्तीनियों को अमीर बना देते, अपने विकास और अपने विचार का अगर प्रवाह वहाँ तक होता, और वहाँ पे पूरे ही इस क्षेत्र में अगर विकास की बयार आ रही होती और फिलिस्तीनी अपने आप को समृद्ध महसूस कर रहे होते, तो वो तो उसे सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक नई दुनिया, एक नए लोग आए जिन्होंने हमारे यहाँ पर बहुत कुछ विकास किया। भारत में भी तो तमाम लोग आए, पर उन्होंने यहाँ पे भारत में कुछ न कुछ यहाँ पे एड ऑन किया, भारत के विकास में उन्होंने योगदान दिया। और आप देखेंगे कि जो बाहर के जो भारत में आए उन्होंने भारत में जो सिलाई कढ़ाई चूना इत्यादि तमाम चीज़ें आर्किटेक्चर से लेके योगदान दिया, और यही कारण था कि भारत मध्यकाल में दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश था। और यही कारण है कि भारत के लोगों में वह समस्या नहीं थी। पूरे मध्यकाल में देखेंगे तो कहाँ हिंदू मुसलमान का कोई एक भी दंगा नजर आता है, लोग साथ में कर रहे थे। हालांकि वह सामंती ढांचा ही था, अपने सामंती किस्म का ढांचा था, पर लोग साथ में रह रहे थे। फिर बाद में जो उपनिवेश के काल में दोनों को ये समझाया गया कि दोनों के हित अलग अलग हैं,
है ना, हम आपको नौकरी दे देते हैं, हम इनको नहीं देंगे, हम इनको देंगे, हम आपको नहीं देंगे, हम आपको जागीर दे देंगे, इनको नहीं देंगे, आप दोनों अलग अलग हो। फिर शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ये समझाया गया, तो ये सारी चीज़ें हुई। पर अगर कोई भी देश अगर आपके लिए या कोई भी व्यक्ति अगर आपका विकास करता है तो आपको उससे समस्या नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब वह आपके हक को खाना शुरू करता है। तो इसका समाधान वही है कि वही लोग आपस में समझें, किसी के हक को मारना बंद करें और आपस में सहअस्तित्व के साथ रहें। यही इस समस्या का समाधान है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो दोनों एक अलग अलग मुल्कों में चले जाएं और ठप जो मुल्कों का जो विभाजन हो वो भी ठीक तरह से हो। ऐसा नहीं कि वेस्ट बैंक को एक तरह से एक किनारे में डाल दिया और एक सभी के बाउंड्री साथ बना न्याय दिया। हो। सभी के साथ न्याय हो, जो कि अभी हो नहीं रहा है। तेजावत साहब, हमने ईरान जी। पर बात कर ली, हमने इजराइल पर बात कर ली। अब इजराइल के माई बाप जिसे कहते हैं अमेरिका, उस पर चलते हैं। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जो अभी भी वो ताकतवर है बाकी देशों की तुलना में दुनिया के। आप आने वाले वर्षों में अमेरिका को कैसे देख रहे हैं? क्या वो वैसे ही वैश्विक शक्ति बना रहेगा, महाशक्ति? क्योंकि मैं पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसमें दो मत रख रहे हैं। किसी का कहना है कि आने वाले वर्ष जो हैं उसमें अमेरिका का पतन हो सकता है, वो पतन की ओर बढ़ सकता है, और कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका हो सकता है कि और भी मजबूत होता चला जाए, और भी ताकतवर होता चला जाए। आपका क्या मानना है? देखिए, दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं होती है। उसका परिवर्तन उसका नियम है। सामंतवाद था, सामंतों का युग था। जो सामंत जैसा चाहते थे, एक छोटी सी गलती पे गर्दन उड़ा देते थे। कोई नियम नहीं था, कानून नहीं था। वो व्यवस्था बदली, अदालतें आई, है ना, तमाम न्याय व्यवस्था, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, व्यवस्था पिकाई, लोग अपने लिए कानून बनाने लगे और कहा कि अब शासन जो होगा वो कानून का होगा। वह व्यवस्था बदली। फिर एक साम्यवादी ढांचे की सरकार आई और साम्यवादी ढांचे का पूरा दुनिया में इतना ज़्यादा वर्चस्व था। 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है और बोल्शेविक क्रांति होने के बाद में आप देखेंगे कि इतना तेजी से विकास होता है। जितने भी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे ज़मीन छीन ली जाती है, औद्योगिक विकास होता है। तो केवल आप देखिए कि 1917 में रूस दुनिया का सबसे गरीब मुल्क था, जहाँ भूखे मर रहे थे लोग, और 1945 में वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो गया। कितना कम समय, बहुत कम वर्षों का, 20 से अगर लाया तो 25-27 वर्षों का समय रहा होगा, 28 लगभग। तो इतने कम समय में कोई इतनी प्रगति कर सकता है। नेहरू जब वापस एक दशक के बाद में जब वापस युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया लौट के गए तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है, इतने कम समय में ये देश इतने अमीर कैसे हो गए। तो 10 समय या 5 वर्ष भी अगर किसी देश को बदलना हो, उसको अमीर बनाना, उसकी नीतियों में परिवर्तन करना हो तो काफ़ी होता है, चाहे वो कोई भी देश हो। इसीलिए हम 5 साल बाद में इलेक्शन में जाते हैं, पर वो उसके लिए एक बड़ी ताकत, मेहनत जनता को भी और शासन सत्ताओं को भी करनी पड़ती है। रूस ने वह किया था। तो वैसे सत्ताएं बदलती रही और फिर धीरे धीरे उसी व्यवस्था में, अगर आप सोचिए कि बोल्शेविक क्रांति के बाद में इतना ज़बरदस्त उसका पूरी दुनिया में प्रभाव था, आप समझिए कि 10 साल में भारत में किसी शासन के आने के बाद में जो आपकी वर्तमान अगर सैलरी 100 रुपये है वो बढ़ के 500 रुपये हो जाए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो आपकी वर्तमान सैलरी है उससे अगर आपकी 5 गुना सैलरी हो जाए, सारे ही विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाए, और यहाँ से हमें बॉम्बे जाने में जो समय लगता है वह 5 घंटे का हो जाए, यहाँ से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार हो जाए और पूरी तरीके से हो जाए, तो आपको आश्चर्य तो होगा ही और आपका पूरा देश एकदम खुश हो जाएगा। तो अगर वैसी शासन सत्ता है, पर ऐसी शासन सत्ता में भी वापस आने लगा, जो गरीब लोगों की लड़ाई थी वो 2 देशों की लड़ाई में जो स्टालिन थे उन्होंने बदल दी। क्रुश्चेव के ज़माने में और पतन हुआ। धीरे धीरे वह साम्यवाद था वो सरकारी पूंजीवाद में तब्दील हो गया, तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। उस व्यवस्था का भी पतन हुआ। 1980 में जो रशियन एम्बेसी से जो सुंदर सुंदर जो किताबें आती थी, कलरफुल, वो सब धराशायी हो गया। जो उसका अंदर का खोखलापन था वो बाहर आ गया, और हम जानते हैं कि उसके बाद में जो पूरी की पूरी साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया। अमेरिका में जो अभी जो वर्तमान में जो चकाचौंध देख रहे हैं आप दुनिया में, वह कायम है, पर पूंजीवादी व्यवस्था जो पूरी की पूरी जो टिकी हुई है, खासकर अमेरिका की, वह उपभोक्तावाद पर टिकी हुई है। अमेरिका हमें इसीलिए पूरी दुनिया के देशों को धमका पा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम सबसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं, भारत से हम सामान खरीदते हैं,
भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 1/5 पार्टनर है वो अमेरिका है। तो उसी के बूते पे कि हम सबसे ज़्यादा, तो वो एक तरीके से दुनिया के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो या चीज़ें हो, उनका सबसे ज़्यादा जो उपभोग करता है वो अमेरिका करता है। और उसी उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण, उसी उपभोग के कारण वह दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। और डॉलर्स की कीमत ज़्यादा है पूरा का पूरा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, उसका महत्व ज़्यादा है। तो दुनिया के जितने भी जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं। जब इस संस्कृति को, इसकी चूल्हें जब हिल जाएगी और एक तरीके से वो जो सप्लाई चेन जो है वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, जो मुद्रा है वह जब उस पर जब संकट आना शुरू हो जाएगा, उसका कोई अल्टरनेटिव मिल जाएगा, तो अमेरिका धराशायी हो जाएगा, अमेरिका का पतन हो जाएगा। और खुद अमेरिकन्स जो है, आप निकट भविष्य में ऐसा होते हुए देख पा रहे हैं? ऐसा संभव है, पर दो तरह के विचार हैं, क्योंकि इसका अनुमान केवल लगाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए हमें ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है और उसके लिए हमारे पास ज़्यादा आंकड़े और व्यवस्थित अध्ययन की ज़रूरत है, जो एक व्यक्ति की क्षमता के बाहर होता है। कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े रिसर्च ग्रुप या कोई बड़े, वो अगर सम्मिलित रूप से अगर उनके पास किसी व्यवस्थित अध्ययन के आधार पर अगर वह कहें कि अमेरिका ऐसा हो सकता है तो हो सकता है, और अगर कहें कि नहीं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि ठीक वैसा भी हो सकता है जैसे कि प्राचीन समय में मगध साम्राज्य सबसे मजबूत हो गया और उसने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, वैसा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि भविष्य को प्रेडिक्ट करना, वह भी सीमित जानकारी के आधार पर बेहतर नहीं होगा। वैभव साहब, बिल्कुल, आपने रूस का जिक्र किया था। तेजावत साहब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में एक होड़ शुरू हुई। फिर चाहे वो शीत युद्ध जिसे कहा गया, उसमें दोनों देश कई बार जंग के करीब भी आ गए थे और दोनों ने आर्थिक शक्ति हासिल की, सैन्य शक्ति हासिल की, दोनों ने परमाणु हथियारों का एक जखीरा अपने अपने पास रख लिया, हजारों परमाणु बमों का। लेकिन अमेरिका में ऐसा क्या था कि अमेरिका बिखर नहीं पाया? अमेरिका भी तो कुछ कॉलोनियों से ही शुरू हुआ था, धीरे धीरे 50 राज्यों तक वो फैल गया, लेकिन वहीं जाके सोवियत संघ का विघटन हो गया, कई सारे देशों में बट गया वो। तो अमेरिका में ऐसा क्या ग्लू था कि वो चिपका ही रहा? देखिए, अमेरिका जो था उसका विकास प्राकृतिक तौर पर और धीरे धीरे हुआ, तो उसका विकास सस्टेनेबल था, मतलब वह स्थायी था। और अमेरिका आप देखेंगे कि वह राज्यों का संघ है, क्योंकि आज भी वहाँ का जो संघात्मक ढांचा है वह मजबूत है। अगर कोई 10 दोस्त हो और वो अपनी मर्जी से दोस्ती पे कायम है, तो वो दोस्ती टिकेगी और वो मजबूत गुट बनेगा। वैसा ही अमेरिका का हाल है। पर अगर कोई एक दोस्त है, वो सबको डरा धमका के कहे कि हम अच्छी दोस्ती रखेंगे, तो वो दोस्ती नहीं रह पाती है। ठीक वैसा ही जब तक आप सेल्फ मोटिवेशन से आप सुबह जल्दी उठकर अपने दिन के काम नहीं करते हैं, या तमाम चीज़ें हैं कि मुझे ये काम करना है, यह मेरी ड्यूटी है, अगर वह नहीं करते हैं और अगर आपको डरा धमका के कहा जाता है कि सुबह उठना है, ये काम करना है, ये करना है, तो नहीं होगा। तो साम्यवादी व्यवस्था थी, बहुत सारे लोग इस पर आरोप लगाते हैं कि वह प्राकृतिक नहीं थी, मतलब जो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसके अनुरूप नहीं थी, और वो एक तरीके का कृत्रिम ढांचा था, तो वो जल्दी ही उखड़ गया। पर ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से इसलिए टिक गई, क्योंकि वह उसमें लोगों का कंसेंट था, लोगों की मर्जी से था, लोग अपनी इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, वहाँ आज़ादी थी, बोलने की स्वतंत्रता थी, तमाम चीज़ें थी। तो उस ढांचे में वह व्यवस्था थी कि वह टिक पाया। साम्यवादी ढांचे में बिखराव की अपनी अलग जगह थी। और अगर चीन ने भी अपने आप को दुनिया के बाजारों के लिए नहीं खोला होता और उसने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया होता, तो आज चीन भी धराशायी हो चुका होता। तो यह तो जाहिर है। बिल्कुल। अमेरिका पर ही एक और सवाल है, उसके बाद फिर हम चीन पर भी चलेंगे और रूस की तो हमने बात कर ही ली है। अमेरिका में अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि जब डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आती है तो थोड़ा उसका झुकाव या उसका रुख ईरान की ओर वैसा नहीं रहता है जैसा रिपब्लिकन पार्टी के आने के बाद एकदम से आक्रामक हो जाता है। आप कैसे देखते हैं अमेरिका की शासन व्यवस्था को, खासकर राजनीतिक व्यवस्था को, जो दो पार्टियों में बटी हुई है? और क्या उनमें, जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भले ही दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी सत्ता में है, विदेश नीति उनकी एक जैसी ही रहती है। क्या आपको इसमें कुछ विरोधाभास नजर नहीं आता? देखिए, जब तक अमेरिकन लोगों के हित समान होंगे तब तक विदेश नीति एक जैसी रहेगी। पूरे यूरोप की विदेश नीति या अर्थनीति एक इसलिए हो पाती है क्योंकि उनके आर्थिक हित या विदेशों से संबंध के संदर्भ में जो उनके हित है वो एक जैसे रहते हैं। तो कोई भी वहाँ राजनीतिक दल आए, अगर अमेरिकन्स का हित अगर उसमें है तो वो उसी का
अनुसरण करेंगे। ये अलग बात है कि रिपब्लिकन्स जो है इसमें तेजाब जी, साहब मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ प्लीज। इसमें से ही। अगर मान लीजिए कि 2025 में या 2024 के आखिरी से जब चुनाव शुरू हुआ था, 2025 में जब ट्रंप अगर सत्ता में नहीं आते, उस चुनाव में अगर कमला हैरिस जीत जाती, डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में रहती अमेरिका की, तो आज ऐसे हालत नहीं बनते? हालात तो देखिए, ईरान पे मैंने कहा कि साम्राज्यवादी देश है, तो वह इस पे कब्जा तो करना चाहेगा, तरीका अलग हो सकता था। जो एग्रेशन है, जो अभी आप ट्रंप साहब के समय देख रहे हैं, वैसा कमला हैरिस के समय नहीं होता, पर तरीके अलग होते हैं। पर हाँ, वो आगे तो बढ़ता, क्योंकि यह उसकी प्रकृति में निहित है। तो यह व्यक्ति आधारित खेल नहीं है, यह पूरी तरीके से सत्ता आधारित खेल है, या कि वहाँ की अमेरिकन जो सत्ता है वह पश्चिम एशिया की जो बड़ी सत्ताएं हैं उनका दमन करना चाहती हैं। अगर वहाँ पे अगर सऊदी अरेबिया में भी इस्लामिक स्टाइल का कोई ऐसा आंदोलन हो जाए और वहाँ की जनता वहाँ के तमाम अमीरों और शाहों को वहाँ से हटा ले, तो निश्चित तौर पे वह अमेरिकी हितों के खिलाफ जाएगा और अमेरिका वहाँ अलग तरीके से व्यवहार करेगा, जैसे कि अफ़गानिस्तान में हुआ था। अफ़गानिस्तान के जो इस्लामी जो विचारक थे और जहाँ पे जिन लोगों को पनाह मिली थी, जिन्होंने अमेरिका को नुकसान पहुँचाया, तो उसके बाद में अमेरिका वहाँ भी आया है। तो यह तो उसका फैलाव होगा, चाहे पार्टी कौन सी भी हो। हालांकि यह अलग बात है कि जो तमाम जो अमेरिकन्स मिलते हैं उनमें से बहुत सारे जो पब्लिक लाइफ में भी हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, और वो चाहे कांग्रेस के सदस्य हैं, जो अमेरिकन कांग्रेस हैं, या जो रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है अमेरिका के, उन तमाम जगहों पे आप देखेंगे तो उन लोगों में भी है जो अमेरिका की जो द्विपक्षीय जो द्विदलीय व्यवस्था है उसके खिलाफ उनमें भी कहीं ना कहीं स्वर आते हैं। और जो अमेरिका का जो अध्यक्ष शासन प्रणाली है, जो राष्ट्रपति का है, तो उसके खिलाफ भी अमेरिकन बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद संसदीय प्रणाली जैसे कि इंग्लैंड में थी वो ज़्यादा बेहतर थी। तो लिमिटेशंस तो हैं, क्योंकि एक राष्ट्रपति के तौर पर जितने ताकतवर है ट्रंप साहब, अगर वही संसदीय प्रणाली होती तो शायद इतने ताकतवर नहीं हो पाते। यह तो सच है। ट्रंप जी का आपने नाम लिया, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूं, उनका कहना है कि 20 जनवरी 2025 ये तारीख दुनिया के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, जब ट्रंप साहब का दोबारा आगमन हुआ व्हाइट हाउस में एक हार के बाद। आपको नहीं लगता कि अभी एक ही साल हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कई सालों की बात हो गई? क्योंकि ट्रंप साहब हर दिन कुछ अलग कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं जो अप्रत्याशित है, जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था, ना इसके बारे में कोई अनुमान लगाया था, और अभी इनके पास 3 साल और हैं। आपको क्या लगता है कि इन 3 सालों में दुनिया बहुत कुछ बदल जाने वाली है? देखिए, ट्रंप जब चले जाएंगे तो कोई दूसरे ट्रंप आएंगे, एलन मस्क आएंगे, या कोई भी आ सकते हैं, जो भी हैं तमाम लोग जो भी रुचि रखते हैं। और इसके बारे में तो हालांकि कह रहे हैं कि अमेरिका में कानून है कि जो जन्मजात अमेरिकी नहीं है, बिल्कुल, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है, मैं ध्यान नहीं दिया इस तरफ, पर यह सच है कि अगर ट्रंप नहीं होते तो अगर कोई दूसरे व्यक्ति भी आ जाते तब भी उनका व्यवहार लगभग ऐसा ही होता, बस केवल अलग होता। यह जितने भी जो राष्ट्रपति होते हैं इस तरीके की डेमोक्रेसी में ये केवल मुखौटा होता है। यह अलग बात है, तमाम देशों की हम बात कर सकते हैं, इस तरीके के प्रजातंत्र जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो मुखौटा होता है। इसके पीछे मजबूत जो लॉबीज होती है, जो एक तरीके से प्रेशर में मदद करती हैं। बिल्कुल। अगर आपको क्या लगता है 90 के दशक में अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो क्या उनका व्यवहार जो आज है वो हो सकता था? निश्चित रूप से नहीं हो सकता था, क्योंकि तब अमेरिका की इतनी क्षमता ही नहीं थी, चाहे वो ट्रंप होते या कोई भी होते। तो इतना तो तय है। तो यह दरअसल एक तरीके से चेहरा होते हैं, जैसे कि एक अंग्रेज वायसराय है, तो अगर वह शोषण करता है तो अगला जो अंग्रेज वायसराय होगा वो भी शोषण करता ही होगा, क्योंकि उस व्यवस्था की मांग है शोषण करना। अगर वह शोषण नहीं करता भारत का तो वायसराय भी नहीं रहता, हटा दिया गया होता। तो तमाम चीज़ें हैं, पर हाँ छोटा मोटा फर्क रहता है, जैसे कि कोई सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा देगा तो कोई कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऊपर नीचे कर लेगा। तो यह तो व्यक्ति का तो प्रभाव रहता है, पर व्यवस्था से बड़ा व्यक्ति नहीं है। और जो ट्रंप साहब है वो भी व्यवस्था का ही एक अंग है। ट्रंप अपने आप में कुछ नहीं है, व्यवस्था उनसे बड़ी है, और उसके पीछे जो हित लगे हुए हैं, जो खासकर जो तेल का लूट मचाना चाहते हैं, जो खासकर पूरी दुनिया को लूटना चाहते हैं, तो ऐसे जो कॉरपोरेट्स हैं, ऐसे पूंजीवादी लोग हैं, वो उसके पीछे हैं और हमको
इसी चीज़ को ऐसे ही समझना चाहिए। ये पूरे अकेले ट्रंप का खेल नहीं है, इसके पीछे लगे हुए लोगों का खेल है। तेजाब साहब, अमेरिका को लेकर भी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो चाह रहा है कि अब वो अकेले चले, एकला चरोरे। वो नेटो के साथ अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहा है। पश्चिम के कई सारे देशों से वो कह रहा है कि खुद ही अपनी सुरक्षा करो, हमने ठेका नहीं ले रखा आपका। इसके साथ ही ब्रिटेन के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं हैं। अभी ट्रंप साहब ने कह दिया था कि अफगानिस्तान में ब्रिटेन ने हमें सहयोग ही नहीं किया था, जबकि ब्रिटेन का कहना था कि हमने अपने कितने लड़ाके खो दिए अफगानिस्तान में सिर्फ आपकी जंग लड़ने के लिए। और एक वीडियो भी वायरल हुआ जब ब्रिटेन के प्रिंस हैरी थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो बीच में उनको बुलावा आया और इंटरव्यू के बीच में दौड़ते हुए चले गए एक मिशन में अपने ऑपरेशन के दौरान। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अब अमेरिका और पश्चिम का जो नाता था, जो एक संबंध थे, वो अब टूट की ओर बढ़ रहे हैं? ऐसा संभव है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूंजीवादी हितों की लड़ाई है। और जब पूंजीवाद जब ज़्यादा सशक्त होता है, हमें देखे ये सारे, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो सारे पूंजीवादी देश ही थे। ये हुआ क्यों थी ये लड़ाई? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो हितों की लड़ाई थी ना, आपस में लूट मच रही थी पूरी दुनिया में, उपनिवेश की होड़ थी। तो इसीलिए जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ये आपस में इसलिए उलझ पड़े कि वो लूट में अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा कब्जाना चाहते थे। अभी भी यही, इसको ऐसे ही समझिए कि अमेरिका कब्जाना चाहता है, और अगर यूरोप को उसमें वो साझा नहीं बनाना चाहता है, पूरा का पूरा खुद लूटना चाहता है, तो ऐसा ही होगा, हित प्रभावित होंगे। क्या पता अगर रूस ने अपने जो सत्ता का ढांचा बदल दिया हो, और अगर वह पूंजीवाद किस्म का होता है, तो ऐसे में इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये दोनों देश एक ही खेमे में चले जाए। और इसके संकेत भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रूस को काउंटर करने के लिए, जो पुराना सोवियत संघ था, उसको काउंटर करने के लिए चीन को बढ़ावा दिया अमेरिका ने, और दोनों को कभी यूनाइट नहीं होने दिया, तो उसका फायदा हुआ। चीन को काउंटर करने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि रूस को बढ़ावा दे और उसको चीन के खिलाफ खड़ा कर लिया जाए, क्योंकि असुरक्षा तो रूस को भी है चीन के खिलाफ। या भारत के लिए ऐसी कोशिश की गई, जब शुरुआत में देखा गया कि भारत और चीन में क्लैशेस पैदा किए जाए, जब भारत उसका मोहरा नहीं बना तो उसको लगा कि भारत भी हमारे लिए ज़्यादा मुफीद नहीं है, तो अमेरिका वापस पुराने अपने मित्र पाकिस्तान की तरफ झुकने लगा। तो ये तमाम चीज़ें, तो ये संभव है। अगर दोनों, रूस और अमेरिका, अगर किसी दिन एक ही खेमे में चले जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर उनके हित हैं वो साझा हो जाते हैं, और ऐसे बीच में ऐसे संकेत या ऐसे मौके आए, या ऐसा कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे स्टेटमेंट जरूर दिए कि जिससे ये लगने लग गया था कि कहीं यूरोपीय देशों के प्रति अमेरिका की नीति बदल रही है और रूस के पक्ष में जा रही है। पर पूरा का पूरा जो खेल है वो लूट का ही है, और ये खेल ऐसा ही चलता रहेगा। तेजाब साहब, इसमें सिर्फ यूरोप को ही हम ना लें, जैसे बहुत सारे देश जो अपनी सुरक्षा को लेकर अमेरिका पर निर्भर हैं, जैसे बहुत बार हम नाम लेते हैं साउथ कोरिया का, जापान का, जिनको लेकर अमेरिका कहता है कि सुरक्षा का ठेका तो हमने ले रखा था आपका। वो लोग अपना रक्षा बजट अब बढ़ा रहे हैं। यूरोप के भी कई सारे देश बढ़ा रहे हैं। वो खुद चाह रहे हैं कि अब हमें अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहें, अमेरिका के सैन्य बलों पर निर्भरता घटाएं हम। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने दोस्ती के पैमाने भी बदल रहा है, वो अपने दोस्तों को भी बदल रहा है? क्या पता वैभव साहब कि इसके पीछे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हों। खतरनाक ऐसे कि अगर उनमें असुरक्षा होगी तो हथियार भी बिकेंगे, और हो सकता है कि हथियार बिकने में अमेरिका के उन पूंजीपतियों का फ़ायदा हो जो हथियार बनाने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो अगर यूरोप में असुरक्षा बढ़ेगी, वो अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे, तो पैसा कहाँ जाएगा? आखिर हथियार तो वहीं से लेंगे। हथियार तो वहीं से लेंगे। तो वही है, जापान में अगर असुरक्षा होती है, कोरिया में अगर असुरक्षा होती है, दक्षिण कोरिया में, तो हथियार तो उनके बिकेंगे। भारत पाकिस्तान में असुरक्षा होती है, तो ये पूरा जो खेल है, पूरी नीतियां हैं, वो वहीं से बन रही है। क्योंकि हमने ये देखा कि ये प्रजातंत्र जरूर है, पर प्रजातंत्र में प्रजा बहुत कम है। प्रजा का जो उपला तबका है वही इस तंत्र में है। तो तंत्र है, प्रजा बहुत कम है इस तंत्र में। आपने हथियारों की बात की। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो लोग पूछते हैं, जो अमेरिका के हथियारों की इंडस्ट्री को लेकर बातें होती हैं कि वो लोग इतने ताकतवर हैं कि वो अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन कराने का मादा रखते हैं, और उसके साथ ही उन पर एक और आरोप लगते हैं कि वो जानबूझकर कई सारे देशों में जंग के हालात बनाते हैं या उनको लड़वा देते हैं ताकि उनके हथियारों की बिक्री जारी रहे। कई बार हमारे और पाकिस्तान को लेकर भी ऐसी बहुत बातें होती हैं कि यहाँ पर बीच में, इन दोनों के बीच में जंग हो तो उससे उनको बहुत फायदा होता है। क्या आपका भी ऐसा मानना है?
हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो इराक जो था उसको पूरी तरीके से लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया था। लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट्स थे वो इंसान थे, इंसानों को मारा जा रहा था, और अलग अलग तरीके के जो नए नए बम बनाए थे वो वहाँ पे टेस्ट किए जा रहे थे कि देखो ये कैसा कर रहा है, ये कैसे प्रभाव में। वियतनाम में भी कुछ ऐसा ही किया था वियतनाम इन्होंने। में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पे खासकर रासायनिक हथियारों को लेकर काफ़ी बड़े लोग, पूरा का पूरा चेहरा वगैरह सब कुछ बहुत ही, मतलब एक तरीके से अमानवीय जो होता है वो पूरा है। अगर मान लो नए हथियार बनाते, जैविक हथियार है, हमने कोरोना देखा, अगर ऐसा ही जैविक बॉम्ब कहीं पे कोई हो जाए तो पूरी की पूरी जो संस्कृति है वो नष्ट हो सकती है। और भी भयानक भयानक किस्म के जो हमारे पास बम है, न्यूट्रॉन बम है, या बहुत सारे जो भयानक बम है, तो बहुत सारे बम तो उनको टेस्टिंग के लिए भी लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। मान लो जैसे कि चीन की किसी से जंग नहीं हुई, तो हमें पता नहीं है कि जो चीनी जो फाइटर जेट्स हैं वो कितने उपयोगी हैं, कितने काम कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं। पर अगर अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, उनका इस्तेमाल हुआ है, रशियन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें पता है कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इससे तो ये तो होता ही है, तो हथियार के जो लोग हैं वो तो इसका तो करते ही हैं। बिल्कुल, एक सवाल रूस पर लेंगे, उसके बाद हम चीन पर ही चलेंगे। चीन का बार-बार ज़िक्र हो रहा है तो। रूस के बारे में कहा जा रहा है कि 2000 के बाद से ही पुतिन वहाँ पर घोषित या अघोषित रूप से सत्ता में हैं, कभी राष्ट्रपति के रूप में, कभी प्रधानमंत्री के रूप में, और अब तो वो ऐसी व्यवस्था में आ गए हैं कि वो राष्ट्रपति के कार्यकाल भी कई सारे वो पूरे कर सकते हैं। अ, आप पुतिन के बाद का रूस कैसे देखते हैं? क्या हम पुतिन जैसे उनकी एक उम्र हो चली है, वो कुछ ही सालों बाद 80 साल के हो जाएँगे या एक समय के बाद तो उनको सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी। क्या उसके बाद रूस फिर से किसी विघटन के दौर से नहीं गुज़र सकता है? आपको नहीं लगता? क्या ऐसे ही वो संगठित रहेगा, एकजुट रहेगा? देखिए, जब सत्ता व्यक्ति केंद्रित हो जाती है तो फिर विघटन होता है और वो काफ़ी चैलेंज आता है। जैसे कि अगर भारत के संदर्भ में ही लें, तो भारत में इंदिरा जी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। तो उसके बाद में नेतृत्व का संकट आया, उनके बेटे बने, और बेटे बनने के बाद में राहुल जी या तमाम जो कुछ नई जो आवाज़ें आती है वो कांग्रेस में उस तरीके की लीडरशिप नहीं ले पाई जैसे कि कैडर बेस्ड पार्टियां होती है भारत के संदर्भ में। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी साहब हैं, या वो क्योंकि वो नहीं आ रहे, क्योंकि जो आरएसएस से या तमाम जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिस है या उसका ढांचा इस तरीके के है कि वहाँ पे कोई एक परिवार की सत्ता नहीं हो सकती। ऐसा का ऐसा ढांचा जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनमें भी पाया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो पार्टियां हैं वो कैडर बेस्ड होती है। पर कांग्रेस में वैसा ढांचा विकसित नहीं हो पाया, तो उसके चैलेंजेस भी हैं और हम ये जानते हैं। तो पुतिन है, या अभी हमने ईरान की बात की, जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ताएं हो जाती है तो दूसरी पीढ़ी का जो नेतृत्व होता है वह विकसित नहीं हो पाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ऐसा ही अगर पुतिन साहब के समय में भी ऐसा ही चल रहा है तो नेतृत्व का संकट तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पहले वाले पुतिन थे वो अब पुतिन नहीं रहे। पहले जितने रूस में वो लोकप्रिय थे, यूक्रेन के बाद युद्ध के बाद में उनकी लोकप्रियता भी घटी है। पुतिन साहब इसलिए लोकप्रिय हुए थे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद में उसको बचाना और रूस की इज्जत को कायम करने में पुतिन साहब का काफ़ी बड़ा रोल था। उसको और विघटित नहीं होने दिया, वापस जो अव्यवस्था थी उसको ठीक करने में काफ़ी बड़ा योगदान था। तो इसलिए वो रूस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। श्रीलंका के अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो जो महिंदा राजपक्षे थे, उन्होंने जो एलटीटीई का पूरी तरीके से जो उसको ख़त्म किया, तो उसके कारण वो बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि इनका कोई विकल्प ही नहीं है, ये जितने भी जो लोकप्रिय नेता होते हैं। पर बाद में श्रीलंका में क्या हुआ, भागना पड़ा उन्हें। बिल्कुल। पुतिन की भी यही हालत हो सकती है। तमाम जो इस अहंकार में है दुनिया के जितने भी नेता, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, तो उनको यह समझना चाहिए कि यह अहंकार बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है। सबसे जो खासकर जनतंत्र में आखिरी जो सबसे बड़ी ताकत है वह जनता ही है, और अगर आप उनके हितों के अनुरूप काम नहीं करोगे तो सत्ता से हटा दिए जाओगे। तेजाब साहब, हम रूस की बात कर रहे हैं, अभी चीन के सवाल पर भी आने वाले हैं। इन दोनों देशों की हम जब बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक शब्द भी आता है कम्युनिज़्म, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो दोनों ही देश जिसके ध्वजवाहक माने जाते थे। अभी भी चीन में भी कम्युनिस्ट शासन है, ऊपरी तौर पर तो है ही, और रूस के बारे में भी यही कहा जाता है। एक विचारधारा के तौर पर आपको क्यों लगता है कि, मतलब क्या लगता है कि कम्युनिस्ट लोगों का पतन क्यों हुआ?
अगर हम अपने देश में भारत में लें तो एक वक्त में भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां कितनी ताकतवर हुआ करती थी। 2004 में सरकार यूपीए की जब बनी थी तो कितने लोकसभा के सांसद थे उनके पास। वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में थे, वो केरल की सत्ता में, इसके साथ त्रिपुरा में उनकी सत्ता थी। लेकिन आप अभी देखें हम, वो पश्चिम बंगाल से गायब हो चुके हैं, उनके पास विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। त्रिपुरा में वो जा चुके हैं, माणिक सरकार की जा चुकी है बहुत पहले ही। और केरल एक अकेला उनका किला बचा हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2026 में वो भी ढह सकता है, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है। इसके अलावा दुनिया के और भी देशों में देखें तो कम्युनिस्ट विचारधारा अपने पतन की ओर आगे बढ़ रही है। इसके क्या कारण आपको नजर आते हैं? देखिए, ये कहना कि पतन की ओर बढ़ रही है, ये थोड़ा सा अजीब होगा, क्योंकि कोई भी जो चीज़ है वो अपने युग और अपने समय की होती है, बाद में वो अपने आप को बदलाव लाती है। अगर हम कहें कि हिंदू धर्म का पतन हो जाए, कभी नहीं होगा। हम कहें कि इस्लाम धर्म का पतन होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वह अपने आप को नए खोल में वापस अपने आप को रिवाइव करता है, और तभी वह सर्वाइव भी करता है। अगर रिवाइव नहीं करेगा तो वह सर्वाइव नहीं करेगा। हिंदू धर्म ने अपने आप को बहुत बदला है। पुराने ज़माने का जो वैदिक हिंदू धर्म था वह वैसा आज नहीं है, और आज का जो है वह आगे भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही विचारधाराओं के संबंध में है, क्योंकि एक मध्यकालीन विचारधारा के तौर पर अलग अलग धार्मिक विचारधाराएं थी। इस्लाम ने भी अपने आप को बदला, जिस तरीके से भ्रातृत्व वाला और जिस तरीके का था। इस्लाम जितना प्रगतिशील था पहले, जैसे कि वहाँ बाकी जब धर्मों में ताकतवर लोग 200 400 बीवियाँ रखते थे, हमारे यहाँ के राजाओं की बात करें, मैं मेवाड़ के राजाओं की ही अगर बात करूँ तो 200-300 पत्नियाँ साधारण बात थी। तो ऐसे में हुमायूं के 800 पत्नियाँ गिनी जाती है। तो ऐसी हालात में अगर इस्लाम ने केवल 4 पत्नियों का वो किया, या कि औरतों को आज़ादी दी, तो ये काफ़ी प्रगतिशील मूल्य थे। और भी तमाम उस दौर में था, उस दौर में था। पर अगर जो धर्म में यही है कि अगर वह अपने आप को नहीं बदलेगा, तो आज क्या इस्लाम की हालत हो गई है। आज वहाँ जो व्यक्ति स्वतंत्रता, स्त्रियों की स्वतंत्रता को लेकर जितना जो खतरे में है, वैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। ठीक वैसे ही जो मार्क्सवादी व्यवस्था थी, उसने अपने आप को समय के हिसाब से बदला, क्योंकि बहुत जो रेडिकल मार्क्सिज्म था, लेनिन के आने के बाद में उसने अपने आप को बदला। क्योंकि पहले तो वो चाह रहे थे कि ज़मीन का एकदम समान बंटवारा हो जाए, फिर बाद में लेनिन ने देखा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो लैंडलॉर्ड्स को, जो छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स को रखा गया, और बड़े बड़े थे उनकी ज़मीनें छीन ली गई। वैसे ही अगर मान लो हम पैसों का बराबर विभाजन करें, तो ये है कि आपकी सैलरी और जो दूसरे स्तर के काम करने वाले सैलरी और मालिक की सैलरी सबकी बराबर हो जाएगी। पर प्रैक्टिकली हमें मालूम है कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में सारे के सारे लोग हैं वो आसान वाला काम चुनेंगे, क्योंकि पैसा सबको बराबर मिल रहा है। बिल्कुल। तो कई बार जो व्यवस्था है उसके अंदर ही उसके पतन के बीज बोए होते हैं। और मैंने आपको जैसे कि खासकर स्टालिन और लेनिन, उनमें फ़र्क बताया, ख्रुश्चेव और लेनिन में फ़र्क बताया। तो ये जो आपस में जो फ़र्क था, उसको जब तक अगर आप जन केंद्रित या नई चीज़ों के आधार पर अगर आप नहीं बदलेंगे, तो वो व्यवस्था सर्वाइव नहीं करेगी। और खासकर भारत में ये इसलिए नहीं पनप पाए क्योंकि जो इसके लीडरान थे, खासकर जितने भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां थे, उनके बड़े बड़े लीडरान जो थे वो जनता से नहीं आ रहे थे। क्योंकि अगर उनकी शुरुआत अगर हम देखें तो वो या तो एलिट किस्म के लोग थे। अलग अलग आंदोलनों पे भी यह आरोप लगता रहा है। तो अगर और जो खासकर मार्क्सवादी पार्टियां हैं, इन पे यह भी आरोप लगता है कि इनके जो शीर्षस्थ लोग हैं वो दरअसल ऊंची जातियों से आते हैं। और हम जानते हैं कि जो खासकर आर्थिक हालत है वह निचली जातियों में थोड़ी ज़्यादा, गरीबी वहाँ पे ज़्यादा है, गरीबी का स्तर। तो अगर वह सत्ता में बराबर नहीं है, भारत के सामाजिक ढांचे के अनुरूप अगर उन्होंने बदलाव नहीं किया है, तो कम्युनिस्ट पार्टियां भारत में सर्वाइव नहीं कर सकती थी। उन्होंने नहीं की, और उनकी जगह पे वे पार्टियां आई जो उन्होंने जाति के आधार पर परिवर्तन किया। लालू प्रसाद यादव बिहार के लंबे समय तक इसलिए मुख्यमंत्री रह पाए क्योंकि उन्होंने पिछड़ों की बात चलाई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि मायावती जी आई या मुलायम सिंह जी यादव आए, तो वो तमाम लोग इसलिए आए क्योंकि उन्होंने एक खास तरीके की राजनीति की, जो भारत की समाज की व्यवस्था जो थी उन्होंने उसकी नब्ज पकड़ी, और यही कारण था कि वो लंबे समय तक शासन करते रहे। हालांकि उस व्यवस्था में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी या खासकर जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उस पर यह आरोप लगाते हैं कि यह फांसीवादी संगठन है या इस तरीके का है।
पर वो मूलतः वैसा फांसीवादी संगठन नहीं है जैसा कि यूरोप का था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो यहाँ की ज़रूरतों और उनकी था। अगर कांग्रेस का अगर कोई मुकाबला कर सकता था तो यही विचारधारा कर सकती थी, और यही कारण है कि जिस तरीके का फांसीवाद का आरोप इस पे लगता है वैसा तो है नहीं। इसमें बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे जो लोग हैं, कैडर है, वो आम जनता से आ रहे हैं, तो उनका सर्वाइवल बिल्कुल है, क्योंकि वो समय के अनुरूप हैं। अगर यह सारी चीज़ें नहीं होगी तो निश्चित तौर पे हम देख सकते हैं कि वह जो खासकर ऐसे संगठन हैं वो लंबे समय तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं, उनको जाना पड़ता है। और यही भारत के संदर्भ में कम्युनिस्ट पार्टियों का है, और यही जो चीन का आप जो जिक्र कर रहे थे वही है। चीन ने अपने आप को बदला, उसने अपने आप को रूस की तरह जो साम्यवादी सरकार नहीं बनाई, क्योंकि चीन की जो साम्यवादी सरकारें थी वो राष्ट्रवादी सरकारें थी, पर साम्यवाद में तो राष्ट्रवाद को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वो तो अंतर्राष्ट्रीयवादी होते हैं। बिल्कुल। तो पर चीन ने तो ऐसा नहीं किया, वहाँ पे मजदूरों और पूंजीपतियों की लड़ाई थी। चीन के यहाँ तो किसानों और वो जो लैंडलॉर्ड्स थी उनकी लड़ाई थी। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने आप को नए परिस्थितियों में ढाला, तो वो सरवाइव किया, और अभी नए मौके पर भी चीन ने अपने आप को ढाला, तो वो सरवाइव कर रहे हैं। तो अगर आप परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदलेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो बहुत लंबे समय तक ये सब कुछ चलने वाला नहीं है व्यवस्था। बिल्कुल। और जैसे मैं भारत की हम बात कर रहे थे कम्युनिस्ट विचारधारा की, आपको हैरानी होगी, मैं जहाँ से आता हूँ अयोध्या से, फैजाबाद की लोकसभा सीट है, वहाँ पर एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीत चुकी है लोकसभा की सीट। एक वक्त में इतना ज़्यादा कम्युनिस्ट विचारधारा से लोग प्रभावित हुआ करते थे। अभी भी जो युवा हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है विचारधारा, लेकिन जब वो युवा आगे आगे चल के वो बढ़ते हैं, उनके साथ उनके अंदर और समझदारी आती है, तब उनको लगता है कि इसमें जो लिखा हुआ है या विचारधारा जिन मूल्यों पर स्थापित है, धरातल में अगर उनको हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो संभव नहीं हो पाए। जैसे कि आपने बताया कि बराबर का वेतन का अगर बंटवारा करें तो उससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। हम चीन की बात कर रहे थे, आपने कहा कि चीन ने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपने हिसाब से ढाल लिया, इसीलिए वो आज वो खड़े हैं, ताकतवर हैं। अगर हम चीन और भारत को देखें तो एक तरह से विकास की जो धारा थी या विकास का जो गति थी, शुरुआत में हम एक जैसे ही थे, एक वक्त में ही हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 30 सालों में या 35-40 सालों में चीन ने ऐसा क्या किया कि उसके और हमारे बीच का फासला बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया? आपको क्या लगता है? देखिए, भारत में हमने पूरी तरीके से जो संसाधनों का जो विभाजन जिस तरीके से करना चाहिए था वह नहीं किया है, इसको मानना पड़ेगा। अगर संसाधन केवल कुछ प्रतिशत आबादी तक सीमित रहता है, क्योंकि भारत का जो अर्ध सामंती जो ढांचा था वो पूरी तरीके से कभी नहीं बदल पाया, और अगर मान लो आप अपनी आधी आबादी को घूंघट के पीछे रखेंगे और आधी आबादी अगर अपंग रहेगी तो केवल 15 या 20% लोगों के बूते तो कोई देश विकास करेगा नहीं, क्योंकि कमा वही रहे, प्रगति वही कर रहे हैं। आपने अपनी स्त्रियों को वो आज़ादी नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी, तो वो कैसे श्रम में या उत्पादन में आपके लिए यहाँ पे वो काबिल साबित होगी। वैसे ही समाज का जो निचला तबका है वह भी उस तरीके का जो संसाधन जो उससे मिलने चाहिए था या अपने आप को काबिल बनाना चाहिए था वह नहीं बना पाया। फिर जो आरंभ में जो आज़ादी के बाद में एक जो स्फूर्ति देखने को मिलती है और जिस तरीके से भारत प्रगति करता है वह नहीं कर पाया। कारण है कि भारत पे कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती थोप दी गई। भारत आसानी से बड़े बड़े बांध बना रहा था, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था, और भारत वह हासिल भी कर लेता, क्योंकि उस समय तो भारत की जो विकास दर थी वह चीन से कहीं बेहतर थी। बिल्कुल। तो ऐसे में भारत वह सब कुछ हासिल कर लेता, पर हम पे युद्ध थोप दिया गया। और मैंने तक तो आते आते हमने 4 युद्ध लड़ लिए। 47 तो, का एक लड़ा, 62 का लड़ा, 65 का लड़ा, 71 का लड़ा। बिल्कुल, तो ये हमसे बड़ी गलतियां हुई है। एक और ध्यान देना होगा कि भारत की जो नौकरशाही है वो 1947 की तरह काम कर रही है। आप देखिए वैभव साहब कि भारत ने जब जब कोई बड़ा विकास किया है, कोई बड़ी बड़ी ऊंची छलांग मारी है, तो उसमें जो एक्सपर्ट लोग थे, जो सोचने वाले, जो विचारक और जो चिंतक थे, जब हमने साइंटिस्टों की, विचारकों की जब उनकी बात मानी तो भारत आगे बढ़ा। जितनी भी बड़ी चीज़ें जो भारत ने के लिए माइलस्टोन साबित हुई, जिसके लिए भारत का प्रगति बढ़ी, बिल्कुल, वो सब के सब बड़े बड़े थिंकर या विचारक या साइंटिस्ट या बहुत ज्ञानी लोग थे। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे हरित क्रांति, उसके जो जनक थे वो एकेडमिशियन थे, नौकरशाह नहीं थे। श्वेत क्रांति, तमाम क्रांतियाँ, संचार क्रांति,
मैं उन व्यक्ति का जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने संचार क्रांति में सैम पित्रोदा वगैरह ये तमाम लोग थे जो उस समय जो राजीव थे, गांधी करीबी हाँ, थे। राजीव गांधी का जो विजन था, तो वो थे तब। वो लोग भी नौकरशाह तो नहीं थे। ऐसे ही अगर हमने मिसाइल या स्पेस टेक्नोलॉजी में, जिससे आज भारत खूब सारा पैसा कमा रहा है, तो वो कौन लोग थे? वो भी साइंटिस्ट या एकेडमिशियंस थे। अगर नौकरशाही को देखेंगे, चाहे हमारी विदेश नीति से लेके, हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्यों आपको यहाँ से आपको अलग अलग दल बना के आपको भेजने पड़ते हैं? इसका मतलब आपके जो विदेशी मिशंस हैं वो काबिल नहीं है कि उन देशों में आप अपनी नीतियों को ठीक से रख सकें। तमाम चीज़ें हैं। चीन से आज तक हमारे जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म नहीं हो पाए, क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो चाइनीज़ नहीं है, तो हम कभी नहीं कंफर्टेबल हो पाए। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं। उस नौकरशाही में अगर आप देखेंगे, उनका एटीट्यूड देखेंगे, उनका सोचने का तरीका देखेंगे, वो नहीं बदल रहा है। तो अगर वो नहीं बदलेगा और नेतृत्व और नीतियाँ अगर उनके हाथ में हैं, अगर नए ब्रेन को जगह नहीं मिलेगी, और नए ब्रेन को भी जगह, जो भी जितना भी जो टैलेंट है वो तो उन जगहों पे नहीं जा पाता है, क्योंकि पूरी सामंती व्यवस्था में सामंत का जो भांजा होगा, भतीजा होगा, वही नया सामंत बनेगा, वही उसको जागीरें बटेगी। तो अगर इस डेमोक्रेसी में आपके परिचित लोग या सिफारसें या धन बल या इन चीज़ों के कारण अगर सारे ही संस्थानों पे आप कब्जा करेंगे, तो वह देश तो विकास नहीं करेगा। और नौकरशाही जो है वो भी एक तरीके का सामंतशाही का मॉडर्न रूप ही है, उससे थोड़ा ही बेहतर है। तो अगर उनके सहारे सारी नीतियां बनेगी तो देश विकास नहीं करेगा। भारत को तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो जाओ साहब, आपने नौकरशाही का जिक्र किया। क्या आपको नहीं लगता कि 80 और 90 के दशक में जब हम चीन से पिछड़ना शुरू किए, तो उसमें एक बड़ा अहम हिस्सा ये नहीं था कि हमने लाइसेंस राज खत्म करने में देरी कर दी, एलपीजी रिफॉर्म लाने में हमने देरी कर दी? आपको ऐसा लगता है हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था ये? लाइसेंस राज तो अब भी है, भले बड़े स्तर पे कुछ ठीक ठाक सुधार हो गए होंगे, पर आज भी जो छोटे छोटे लोग हैं, आपको क्या लगता है एक खोमचे वाले को भी अगर अपना कहीं खोमचा लगाना होता है तो उससे निपटना होता है? जो आसपास के जो हफ्ता वसूली वाले सरकारी लोग हैं, क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता है? सरकार इतनी ताकतवर होती है कि उसके दाएं हाथ का खेल होता है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ हम देखते हैं तो लाइसेंस राज तो आज भी है। नौकरशाहों से कहेंगे कि लाइसेंस राज है, तो कहेंगे कहाँ है सर लाइसेंस राज? अभी बहुत सारे नौकरशाह जिनसे मिलना होता है, और जब हम उनसे कहते हैं कि लाइसेंस राज, तो कह रहे कि अब तो वो खत्म हो गया, पर एक्चुअल में तो वो खत्म नहीं हुआ है। आपने चीज़ें इतनी कड़ी कर रखी है। एक कोई भी नया उद्योगपति जो पहले से जो बड़ा उद्योगपति है उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके सारे ही एसेट्स हैं, सारे जुड़े हुए हैं। पर अगर कोई गरीब या कोई नया उद्योगपति अगर वह गलत रास्तों का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो बड़ा उद्योगपति नहीं बन पाएगा। आप छोटी सी दुकान खोलने से लेके बड़ा कोई छोटा मोटा उद्योग स्थापित करने तक आप व्यवस्था का शिकार होते हैं। आपको तमाम चीज़ें लेनी होती है और उसके लिए तमाम कंप्रोमाइज। ऐसे में तो कोई अर्थव्यवस्था विकास नहीं करेगी, और अर्थव्यवस्था के लिए आपको स्किल लेबरर्स चाहिए अगर बड़े तौर पे तेजी से बढ़ना है। तो यूनिवर्सिटीज़ में या तमाम जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में आपने अगर सिफारसी लोगों को, कम टैलेंटेड लोगों को भर रखा है, आप एक इंटरव्यू पे एक एक पोजीशंस पे अगर मान लो 100 लोग आ रहे हैं। मुझे याद है, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज का जिक्र करें तो वहाँ पे 8 पोजीशंस के लिए 1,500 तक लोग आते हैं। तो वहाँ पे आप टैलेंट को तो नहीं कर पाएंगे। जब आपकी व्यवस्था में कमी है कि जब पोजीशन एक है तो 3 लोगों से ज़्यादा 1:3 से ज़्यादा रेशियो क्यों होना चाहिए? अगर वो नहीं है तो आप देखेंगे कि जो लोग नाकाबिल लगवाएंगे, और वो लोग हैं वो ना तो नए विचारों को जन्म दे सकते हैं, ना उस तरीके का स्किल डेवलप कर सकते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस चलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पर वहाँ कक्षाएं नहीं होती है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो टैलेंट लेके नहीं आ रहे हैं, वो एक तरीके से भर्ती कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों में है, केवल में तकनीकी क्षेत्र से लेकर मान लो मीडिया से लेकर इन्फॉर्मेशन से लेकर तमाम जगहों पर हम देखें तो वो नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपने व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, आपने स्ट्रिक्ट होके और तमाम ऐसे कॉलेजेस खोल रहे हैं जो कि केवल उनकी बिल्डिंग्स है दिखाने के लिए, वहाँ लोग फीसें देते हैं पर विद्यार्थी नहीं जाते हैं। तो अगर सरकार की आंखों के नीचे अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उसे तो रोकना पड़ेगा। यहाँ पे किसी राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है। पुराने, आज से अगर 2014 से पहले की भी बात करें तब भी ये शिकायतें थी, उसके बाद भी शिकायतें हैं। अब तो कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि ये सब चीज़ों को खत्म करके कोई ऐसी शासन सत्ता आए जो एक नया लाए, तो ये भारत का तेजी से विकास हो सकता है और भारत जो विश्व गुरु बन सकता है, तो केवल वही है। जब तक आंतरिक सुधार नहीं होंगे तब तक कोई भी उम्मीद करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है।
आपने आंतरिक सुधार की बात की और सरकार की भी आपने बात की थी। 2014 से पहले मुझे जहाँ तक याद है, मैं स्कूल में पढ़ा करता था उस वक़्त। तो जब नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में नहीं आए थे, तो बहुत सारी ऐसी बातें उठती थी कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी, मोदी जी पीएम बनेंगे, तब नौकरशाही में भी बदलाव होगा। लेटरल एंट्री का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा था कि विशेष क्षेत्रों से विशेष लोगों को लाया जाएगा, जो उस क्षेत्र के विद्वान होंगे, जानकारी रखते हैं, और इसमें हम पूरी तरह इन बाबुओं पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार भी 2 बार बहुमत में आने के बावजूद भी वो इस नौकरशाही के मकर जाल को तोड़ नहीं पाई। आपको क्यों लगता है कि मतलब ऐसा क्यों नहीं कर पाई वो? देखिए, पहली बात तो व्यवस्थाएं काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि एक कोई मजबूत दीवार है तो उसको तोड़ने में तो बड़े बड़े हथौड़े लगते हैं। अगर हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं तो तोड़ना मुश्किल होता है। मुझे याद है कि वाजपेयी साहब ने एक बार खुद ने कहा था कि नौकरशाही इतनी मजबूत है कि मैं बेसहाय हूँ। ये खुद उनका प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। नौकरशाही दबी हुई थी नेहरू जी के ज़माने में, क्योंकि उस समय जो राजनीतिज्ञ होते थे वो नौकरशाहों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, और नौकरशाह होते थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे जितने कि राजनेता, तो वो दबते थे। धीरे धीरे चीज़ें हम देखते हैं कि उल्टा हो गई। तो वो हैं नौकरशाही को जब तक, हाँ, नरेंद्र मोदी साहब के लिए कि उन्होंने कुछ सांकेतिक सुधार किए, जैसे कि लाल बत्ती हटाई, वो हटाई, पर वो काफ़ी नहीं है। अगर और एक दो हाँ, जो जैसे कि समय पर दफ्तर पहुंचना, ऐसी भी बहुत सारी कहानियां आती हैं कि हाँ, पर ये सारे सांकेतिक बिल्कुल। होता है। जब आपका कोई बड़ी चीज़ आपके सपने में हो, अगर आपको कोई बड़ी चीज़ करनी हो तो मेहनत भी उतनी ही लगती है। और तेजाब साहब, मैं देखता जी। हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार भले ये कहकर आई हो कि हम नौकरशाहों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान समय में देखता हूं कि ये लोग बहुत ज्यादा ही निर्भर हैं उन बाबुओं पर, उन खास अधिकारियों पर जो पीएमओ में बैठते हैं और सब कुछ तय करते हैं। और कहा जाता है कि बहुत सारे राज्यों में कौन से फेरबदल होंगे, वो सब भी वही तय करते हैं। देखिए, बात नरेंद्र मोदी साहब की नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद में कोई किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेतृत्व वाली सरकार आ जाएगी तो चीज़ें दुरुस्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। और पहले जो चीज़ें थी, क्या उससे ज़्यादा बेहतर हो गया है? तो नहीं हुआ है। जब तक आप पूरी व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक ये ठीक नहीं होगा। जैसे कि जो जहाँ बड़े तौर पर चीज़ें बदली हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए, आर्थिक सुधार हुआ। हमने 1990 के दशक के बाद में आर्थिक सुधार लाया, तो चीज़ें ऊपरी तौर पर तो बदल गई, क्योंकि ऊपर में हमने नीतियों में परिवर्तन किया। अगर हमने अपने आप को ये चाहे दक्षिणी खेमा हो, दक्षिणी खेमा मतलब संघ हो, या मान लो हो, या जितने भी वाम खेमा हो, मतलब जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियां हो, दोनों ने वैश्वीकरण का विरोध किया था। हम जानते हैं, हम छोटे छोटे थे तब, है ना। दोनों ने वैश्वीकरण का विरोध किया, पर आज वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। वो है, आपने अपने जो उसको डिले कर दिया आखिर में, और चीन हमसे आगे चला गया, तो स्ट्रेटजिक गलती तो हुई है ना। तो जब तक वो चीज़ें नहीं सुधारेंगे, जब तक, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपने उस समय एक जो वैश्वीकरण या जो लिबरल या उदारीकरण या अपने आप के यहाँ निवेश आकर्षित किया, अगर वो नहीं करते तो भारत के लिए काफ़ी मुश्किल हालात होते हैं। वो नहीं कर पाते। भारत ने किया तो सर्वाइव कर पा रहा है। नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में आप जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई थी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप आंतरिक सुधार नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। पर आंतरिक सुधार का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है कि केवल आपने आंतरिक सुधार के नाम पर सारी सरकारी संस्थान को बेच दिया और उनके जगह ऐसे लोग आ गए जो खुद भी उसको बेच के बस खाली फायदा कमाना चाहते हैं। आंतरिक सुधार का मतलब होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें। क्यों सरकारी दफ्तरों के सब जितने भी जो हालात है वो खराब होते हैं, तो उनको एक व्यवस्था होती है, कायम करना होता है। क्योंकि आपने एक बाद में बिल्डिंग बना दी, पर मेंटेनेंस का एलोकेशन नहीं होता है। वहाँ पे पैसा मेंटेनेंस के ऊपर सरकारें नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है कि ये खुद ही करना चाहिए या सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं समझेंगे तो सरकारी संस्थान ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक से काम कर रहा है, वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह है, वो सरकारी मैनेजमेंट होते हुए भी वहाँ ठीक से कायम रखा गया है, या वहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन रखा गया, या उनके जो नेतृत्व है वो या तो योग्य लोगों को दिया गया है, तो वो चल रही है वो संस्था है। तो आप अगर ऐसा चीज़ नहीं करेंगे, ढांचे को नीचे से ठीक नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। और ये बिल्कुल संभव है, 10 से लेके 5 साल बिल्कुल ज़्यादा होते हैं। मैंने जैसा कि आपको रूस का उदाहरण दिया, अगर भारत बदलना चाहें तो 5 से 10 साल काफ़ी है। ऐसे में भारत दुनिया का सबसे
बेहतरीन देश बन सकता है। एक खतरा ये हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब जो युवा आबादी जो भारत में सबसे ज़्यादा है, आज से कुछ सालों बाद में ये सारे लोग बूढ़े हो जाएंगे और तब वो आर्थिक योगदान है इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बूढ़े होंगे, काम क्या करेंगे, तो आर्थिक उत्पादन में उनका योगदान नहीं रहेगा, तो भारत के लिए वो बोझ बनेंगे। तो ऐसे में जो हमारे सपने हैं वो धीरे धीरे टूट जाएंगे। पहले तो हम शुरुआत में चीन से कंपटीशन करते थे कि भारत और हम चीन से हम मुकाबला करेंगे, अब हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। अब कह रहे हैं कि नहीं, चीन तो ताकतवर है, और अब हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, जितने भी जो लोग हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन ज़्यादा है। तो संसाधन बनाइए ना, पूरा इंडियन डायस्पोरा पूरे विश्व में फैला हुआ है। चीनी जितने नहीं फैले हुए उतने भारतीय, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका से लेकर तमाम देशों में, और उनकी इज्जत भी है, वो उन समाजों में इतने घुले मिले हैं। पर उनकी शिकायतें हमारे जितने भी जो एम्बेसीज हैं या हमारे, वो कहते हैं कि ये हमें परेशान ज़्यादा करते हैं, है ना। अभी मैं तमाम देशों की यात्राओं से लौट के आया हूँ, तो वहाँ पे कोई लोग खुश नहीं हैं, पर चीन के लोगों से अगर पूछेंगे तो वो वहाँ के लोगों से खुश है कि हाँ, हमें सरकार का समर्थन है, हमारे साथ ना कोई धोखा कर सकता है ना कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारा समर्थन है। तो ये लोग वहाँ पे उद्योग लगाने से भी उनको परहेज नहीं है। भारतीय लोगों को तो वो भी परेशानी है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं है। और यहाँ पे जिस जिस भारतीय ने अपना बड़ा उद्योग है, वो अपने आप में एक तरीके से नायक था, क्योंकि उसको बिना समर्थन के उसने अपने लिए ज़मीन तैयार की है, न तो सरकारों का इतना समर्थन मिला। तो व्यक्तिगत भारतीय काफ़ी योग्य हैं, पर जिस तरीके से संस्थानों का जो सहयोग मिलना चाहिए, जो व्यवस्था का सहयोग मिलना चाहिए, वह भारतीयों को नहीं है। जिस दिन यह मिल जाएगा, यह देश बदल जाएगा। बिल्कुल तेजावत साहब, आखिरी 2 सवाल हैं। एक तो भारत को लेकर ही हम नौकरशाही पर बात कर रहे हैं, और फिर चीन को लेकर भी सवाल लेंगे जिस पर थोड़ी बात नहीं हो पाई थी। नौकरशाही की आप बात कर रहे हैं, नौकरशाही में आपको क्या लगता है कि हमें कैसे बदलाव करनी चाहिए? क्या हमें सिविल सेवा की परीक्षा के तौर तरीकों में बदलाव करना चाहिए? जैसे जो प्रशासनिक सेवा के लोग चुने जाते हैं, पुलिस सेवा के लोग चुने जाते हैं, विदेश सेवा के लोग चुने जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग में बदलाव करना चाहिए? हमें बदलाव करें कैसे? शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल व्यवस्था आपने बिल्कुल ठीक चीज़ पकड़ी है। जिस तरीके से जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो जिन लोगों का चयन करती है, उनमें से ज़्यादातर लोग हैं वो एक खास तरीके का याददाश्त या रटने की कला में माहिर होकर वो लोग ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। बाद में वो यहाँ पे किसी को भी कोई सरकारी नौकरशाह बनने के लिए जो उसकी परीक्षा की जो मांग है, उसमें वह 15 से 20 घंटे या लंबे समय तक, 1-2 साल तक वह अपने आप को जब तक कमरे में कैद नहीं कर लेता है, तब तक वह नौकरशाह नहीं बन पाता। ये हमें पता है, क्योंकि परीक्षा इतनी मुश्किल है। जो व्यक्ति अपने आप को समाज से काट कर 15-15, 20-20 घंटे जो कमरे में बंधा रहेगा, वह क्या उसको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा नहीं हो जाएंगे? तो अगर कुंठित लोगों से अगर आपको अपना समाज चलाना है, जहां नौकरशाह इसलिए बनना चाहते हैं कि लाल बत्ती मिलेगी, रुतबा होगा, समाज में रुतबा होगा, ऐसे लोग अगर वहाँ पे नौकरशाह बन रहे तो क्या समाज का भला करेंगे? कुंठित तरीके से, हताश तरीके से। तो व्यवस्था में आप उसको बनाइए नौकरशाह जो कि जिसका अच्छा रिसर्च हो, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन हो, सोशल कंट्रीब्यूशन। अगर ये आप ऐसी व्यवस्था नहीं ईजाद कर पा रहे हैं, अगर संघ लोक सेवा आयोग या नौकरशाह चयन करने की पद्धति में आप में फर्क नहीं ला पा रहे हैं, तो योग्य लोग कहाँ से आएंगे? फिर तो खास रटने वाले या खासकर एक परीक्षा की कला में माहिर लोग ही वहां तक पहुंच पाएंगे। और ऐसे लोग अभी तक तो कुछ खास इतना बड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि किसी नौकरशाह ने कोई बड़ी नीतियां या कुछ किया, वो छोटे लेवल पर है, पर कोई आमूलचूल परिवर्तन करने में कोई सहायक नहीं हुआ। तेजाब साहब, एक बात और उठती है कि जैसे कि आपने कहा कि इन सबकी पूरी लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा तक होती है। एक बार इन्होंने पास करके सेवा में आ गए, उसके बाद ना तो ये अपना कभी विकास करते हैं, आधुनिक चीज़ें ना तो सीखते हैं, ना फिर इनकी पढ़ाई फिर वैसे हो पाती है। ये एक बार सेवा में आ गए तो फिर ये रिटायर होने तक वैसे ही रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनकी सेवा या इनका कार्यकाल भी थोड़ा सीमित करना चाहिए, और या फिर इनकी शक्तियों को भी सीमित करना चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूं कि जैसे किसी जिले का जिलाधिकारी है, डीएम है, तो उस जिले की जो सबसे शहर की जो मुख्य केंद्र में सबसे बड़ी कोठी होगी, बंगला होगा, वो उनको मिलता है। उनके सेवा के लिए बहुत सारे नौकर चाकर मिलते हैं, सारा वहन सरकार करती है सरकारी खर्चे पर। क्या ये सब भी हमें सीमित करना चाहिए? क्योंकि लगता तो इससे यही है कि ये इस जिले के राजा हैं। बिल्कुल, मतलब उनका, जबकि इनका पद इतना बड़ा नहीं होता है। जैसे कि एक विश्वविद्यालय
अध्यापक से पद में ये 2 या 3 पद क्रम, तनख्वाह में भी वैसे ही होता है। तनख्वाह में भी वैसे ही होता है, पर उनकी ताकतों में ज्यादा फर्क होता है। जैसे कि अगर हम मोटा मोटी इस चीज को ऐसे समझें कि गांव के जो थानेदार साहब होते हैं वो ज्यादा अपना रुतबा रखते हैं, पर जो गांव के जो मास्टर साहब है वो अपना रुतबा उतना नहीं दिखा पाते हैं, तो है। जबकि अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो पद में सरकार ने कोई खास विभेद नहीं कर रखा है। तो इन सब चीजों को तो दुरुस्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो सब चीजें दी गई है वो कॉलोनियल पीरियड में दी गई है, क्योंकि उनको उस तरीके के लोगों की जरूरत थी। भारत के वर्तमान प्रजातंत्र को इसकी कहां जरूरत थी? अभी हमें कलेक्टर की जरूरत क्यों है? और दूसरी बात क्या कलेक्ट करना है, क्या कलेक्ट करना है, तमाम चीजें हैं। तो यह जो है बांटा जा सकता है, विशेषज्ञता के आधार पर आप बांट सकते हैं। और वो वर्चस्ववादी व्यवस्था ही क्यों रहनी चाहिए? हमारे यहाँ पे किसी भी सरकारी संस्थान, या अगर मैं एक मान लो विश्वविद्यालय का ही उदाहरण लो, तो विश्वविद्यालय में सबसे सुंदर जगह कौन सी होगी, सबसे ब्यूटीफुल होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है जहां कुलपति बैठते हैं। क्या सबसे ब्यूटीफुल वो होना चाहिए, या सबसे ब्यूटीफुल होनी चाहिए लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज, जबकि उनकी हालत खराब होती है, हम देखते हैं आमतौर पे। तो सबसे ब्यूटीफुल तो लाइब्रेरी होनी चाहिए। या अध्यापकों को क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के चक्कर करने पड़ते हैं, जबकि उन्हें तो अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरीज या ज्ञान या पुस्तकों के बीच में, जबकि अगर आप उठा के देखेंगे तो पुस्तकालयों में जाने वाले अध्यापकों की संख्या लगातार गिरती जा रही है और लगभग खत्म हो गई है। अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो अभी भी अध्ययनशील है। ये केवल मैंने एक संस्थान की बात की है, ऐसे और भी संस्थान है। मान लो कोई बिजली विभाग है, जल विभाग है, एक मोटा मोटी उदाहरण दे रहा हूं, तो वहां पे वो स्किल लोग नहीं आ पाते हैं, वहां पे अलग ही हैं। अगर आप इन सब स्किलफुल लोगों को नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। फीडबैक सिस्टम नहीं है। मान लो सरकारी विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी पे 25 से 30 हजार रुपए खर्च हो रहा है, ज्यादा बेहतर है कि वो सीधे उनके अकाउंट में दे दें। जैसे कि अमेरिका में कुछ स्कॉलरशिप्स ज्यादा हैं और इस तरीके का अनुदान कम है। तो ऐसे तमाम सुधार जो है ऊपर, वो सुधार तो वो लोग करेंगे ना। अगर आपका आधे से ज्यादा समय इलेक्शन में चला जाता है मंत्रियों का, जो कि अपने क्षेत्र में रहने में चला जाएगा, वो अपने और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ट्रांसफ़र के लिए सिफारसों से लेके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को किसको क्या करना है, दिलाना है, नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों में अगर आपका श्रम जाएगा तो आप नीतियां कब बनाएंगे? और अगर नीतियां ठीक से नहीं बनेगी, आपके पास टीम नहीं है वैसी, तो देश कहाँ से विकास करेगा? ये तो सोचना पड़ेगा ना। तेजावत साहब, अब हम अपने देश के विकास की बात कर रहे थे। एक और सवाल है, जैसे कि हम अमेरिका की बात करते हैं, वैश्विक महाशक्ति है वो। अमेरिका की आबादी 30 से 35 करोड़ के आसपास होगी बीच में, लेकिन उनके पास 50 राज्य हैं। क्या आपको लगता है कि हम अपने राज्यों का बंटवारा सही से नहीं कर पाए? हमें एक राज्य में 20-20 करोड़ लोगों को नहीं रखना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में है, या बिहार में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। क्या हमें अपने राज्यों को छोटा करना चाहिए जिससे उनका विकास तेजी से किया जा सके, या जिससे वहां पर प्रशासनिक काम बहुत अच्छे से हो सके? आपको इसको लेकर देखिए, राज्यों को छोटा करने का मतलब होता है कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एक तरीके से मोटा मोटी देखें तो। बाकी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो वो उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि राज्यों का विभाजन कैसे हुआ, भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, और जो विकास के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, और उसके विकास के भी आधार में, जैसे कि यह भी आरोप लगाया जाता है कुछ जातियों को आपस में बांटने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण ले, जैसे यादव जाति है, तो यादव जातियों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। तो इस तरीके का और भी तमाम है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से भी ये अंग्रेजों की नीति रही थी, और वो था अगर जैसे कि एक भाषा वाले लोग हैं, पहले भारत के सरकार का यह मानना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, पर बाद में उसको भी स्वीकार कर लिया गया। तमाम चीज़ें, हम उनमें नहीं जाएंगे, पर मोटा मोटी इस चीज़ को समझे, क्योंकि उस चीज़ को समझना थोड़ा जटिल है। इतना तय है कि अगर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया जाता है, अगर ताकत है, जिसकी ज़रूरत है जिस व्यक्ति को उस ताकत की सुधार के लिए और अपने व्यवस्था को, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो ताकत जानी चाहिए, नहीं तो ताकत का खुला खेल नहीं होना चाहिए। तो ताकत को विकेंद्रीकरण करना एक तरीका हो सकता है। पंचायती राज के जरिए हमने ये किया, पर पंचायती राज में भी हमने देखा कि गांव में जो है वो किसी एक खास खास ग्रुप का अगर दबदबा है तो वहां पे भी ठीक से काम नहीं कर पाया।
तो तमाम चीजें हैं जिसके हैं, पर हाँ, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तरीका हो सकता है। और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मतलब खाली टुकड़े करना ही नहीं होता है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तब सफल होता है जब जहां ताकत की जरूरत है प्रशासनिक, उसी व्यक्ति को दिया जाए जो वाकई उस ताकत का सही इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। तेजावत साहब, एक आखिरी सवाल चीन को लेकर है। शी जिनपिंग के चीन को आप कैसा देख रहे हैं भविष्य में? जैसे कि वो तरक्की उसने हासिल की है पिछले 3-4 दशकों में, और लगा कि वो आर्थिक मामलों में तो अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है, सैन्य मामलों में तो अभी खैर उससे काफ़ी पीछे ही है। और उसको लेकर क्या देख रहे हैं? अमेरिका और चीन के बीच में जो वैश्विक ध्रुव बनता जा रहा है, और इसके साथ ही क्या चीन आने वाले भविष्य में, जैसे कि उसकी नीति है, वो ताइवान पर कब्जा करके रहेगा? देखिए, जिस तरीके से दुनिया के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता है, जिस तरीके से ईरान को लेकर अमेरिका का है रवैया, या तमाम कनाडा पे उसका जो दावा है, उस हिसाब से अगर ग्रीनलैंड पे अगर अमेरिका कब्जा करता है तो फिर वह ताइवान को कैसे बचा पाएगा? और चीन पे अभी अमेरिका हमला करने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। वो उसके लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकता है अमेरिका पर, उसको सैनिक लड़ाई के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता है। तो चीन का यह मामला है। दूसरी बात यह कि जो चीन के जो नीति बनाने वाले जो व्यक्ति थे, माओ जेडांग, तो उन्होंने जो चीन को संभाला जो 8वें दशक तक, उसमें चीन, उन्होंने जिस तरीके से जो सेकेंडरी जो अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर होता है, उसमें जिस तरीके से उन्होंने औद्योगिकीकरण को उन्होंने महत्व दिया और वहाँ पे उत्पादन का एक तरीके का वो खास माहौल पैदा हुआ। भारत ने टर्सरी सेक्टर में ठीक किया है, मतलब खासकर सर्विस सेक्टर में दुनिया भर में हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स फैले हुए हैं, पर चीन ने जिस तरीके से वो किया तो उसी का कारण था कि जब दुनिया को माल की जरूरत थी तो चीन के पास वह ढांचा था, तो उसने पूरी दुनिया को अपने माल से भर दिया। पर यह तब हो पाया जब चीन की, हम देखते हैं कि चीन ने यह कर लिया, पर उसके पीछे चीन की दशकों की मेहनत थी। दशकों की मेहनत में उसने अपने यहाँ उद्योग खड़े किए और उद्योग में सस्ता माल कैसे उत्पादित किया जा सकता है, ये कैपेसिटी अर्जित की, तब चीन बन पाया है। और भविष्य में वह क्या करता है जो उसके आंतरिक हालातों पर निर्भर करता है, पर अभी तो यही है कि चीन बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। और भारत के पास, मैं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं करना चाहता, पर वैसे ही ढांचे की ज़रूरत है। केवल अमेरिका की तरफ मुंह देखने से नहीं होगा। अगर हमें सस्ती चीज़ें उत्पादन करने की टेक्नोलॉजी अगर चीन से मिलती है तो हमारे विद्यार्थियों को वहाँ भी जाना चाहिए। इंजीनियरिंग या तमाम जो स्किल, जो डेवलपमेंट को लेकर जो जितनी भी चीज़ें, वो चीन से भी सीखी जा सकती हैं। बहुत सारे मामलों में हम चीन के साथ भी आ सकते हैं। लेकिन तेजावत साहब, चलिए चीन जाना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को, अमेरिका जाना चाहिए, यूरोप जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कब रहना चाहिए उनको? हमारे साथ तो ये हो रहा है ना कि हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होती है किसी तरह से अपना देश छोड़ दो, जाके यूरोप में चले जाओ, अमेरिका में चलो, कहीं बस जाओ। शिक्षा के लिए जाते हैं, कई सारे लोग तो लौट के आते भी नहीं हैं। हमारे विश्वविद्यालय, जब भी मैं सूची देखता हूँ, टॉप 200, 500 गिने चुने मिलते हैं, और 100 या टॉप 10 में तो कहें तो कोई विश्वविद्यालय हमारा मिलता ही नहीं। हमारी जो उच्च शिक्षा है वो देने वाला कोई हमारा संस्थान बहुत ज़्यादा देश में वैसा योग्य नहीं है जैसा दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में है। हम इस मामले में पिछड़े हुए थे और लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि निकट भविष्य में हम कुछ बेहतर कर पाएंगे? जब तक हम आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम व्यवस्था में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक मुश्किल है। और यह सच है कि लोग, हमारे यहाँ के जो लोगों की कमाई से जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, यहाँ के टैक्स पेयर, उन इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लेकर लोग बाहर चले जाते हैं और अपनी सेवाएं बाहर देते हैं। जो खासकर चीनी साइंटिस्टों का एक मामला ये है कि अगर एक लेबोरेटरीज उनकी अगर यूरोप या यूनाइटेड स्टेट में होती है तो दूसरी लेबोरेटरीज उनके अपने देश में होती है, चीन में। भारत में ज्ञान का जिस तरीके से उनको वहाँ से लाके यहाँ करना चाहिए था, वैसा नहीं हो पा रहा है। और जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, जब तक, और मैंने पहले ही जैसे कि जिक्र किया कि जो खासकर उनके चयन की जो तरीके हैं, या जो खासकर अगर मान लो आप खास परीक्षा प्रणाली को देखें तो उसमें रिसर्च को धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर सारे ही सवाल होंगे तो रिसर्च कहाँ से होगी? तो ये तमाम, अगर आपके टीचर्स भी ऑब्जेक्टिव करके बन रहे हैं या तमाम जो चीज़ें बन रहे हैं, आपकी परीक्षा प्रणाली वैसी है,
जहाँ रिसर्च और तमाम चीज़ों को, यहाँ की रिसर्च पेपर्स हैं, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि सब जो फर्जी किस्म के जो रिसर्च पेपर्स हैं वो भारतीय पैदा करते हैं। और आपने फर्जी की बात की, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, उनका कहना होता है कि जो हमने 60 और 70 के दशक में IITs बनाए अपने, और बाद में कांग्रेस की सरकार के समय बने, और अभी जो लगातार IIT कैंपस खुलते जा रहे हैं शहर दर शहर, राज्य दर राज्य, उनमें गुणवत्ता का भी अंतर आ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा कैंपस खोलने के चक्कर में उसकी गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं? देखिए, कैंपस तो ज़्यादा होने ही चाहिए, बस बात यह है कि चयन की जो प्रणाली है वो गड़बड़ है। जब तक चयन की प्रणाली ठीक नहीं, और ज़्यादा कैंपस खोलने चाहिए। वास्तविकता यह है कि जितने हैं वो पर्याप्त नहीं है भारत की आबादी को देखते हुए। तो IITs अभी जितनी हैं उनसे 4 गुना की ज़रूरत है, एम्स जितने हैं उनसे 3 गुना की ज़रूरत है, तमाम जितने भी एजुकेशन उसको 10 गुना बढ़ा दीजिए, नुकसान नहीं है। पर वहाँ उनको संभालने वाले लोग कौन हैं? वो योग्य होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, काबिल होने चाहिए, जो आपकी व्यवस्था पैदा नहीं कर पा रही है। और अगर ये शुरू भी करेंगे तो अभी 2-3 दशक लग जाएंगे ये सब करने में। चलिए तजावुज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमने बहुत सारे बहुत-बहुत मुद्दों पर धन्यवाद। बहुत ज़्यादा बातें की हैं। ईरान से शुरू हुआ सिलसिला, फिर कब अमेरिका पहुंचा, कब चीन, कब रूस गया, और कब हम भारत पर ही टिके रहे पिछले कई मिनटों से। आपका बहुत धन्यवाद, और फिर से तर्कश में मिलते हैं फिर आने वाले दिनों में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.